जय हिंद स्टूडेंट्स। आई एम प्रथमेश चरंजनी, योर पॉलिटी मेंटोर। आज सीडीएस के इस लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में हम जानेंगे। इसी के साथ आर्टिकल 32, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, दैट मीन्स रिट्स के बारे में भी हम जानेंगे। टोटल 5 रिट्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है वेरियस एग्जामिनेशंस के अंदर की रेट्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती है और कितनी होती है, ये भी पूछा गया है। तो इन रेट्स के बारे में हम जानेंगे और डिटेल में हर एक राइट को हम पढ़ेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ आपको अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, पर भारत का नागरिक होने के नाते भी हमें अपने अधिकारों का पता होना चाहिए कि भारत का नागरिक होने के नाते हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम क्या करने वाले, हम पढ़ेंगे सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे। इसके बाद हम रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिट्स 5 तरह की होती है और इन रिट्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई इसे पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, इन्हें बेसिक राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों के पास उस देश में जो भी बेसिक अधिकार है, जो उस देश में रहने वाले लोगों के पास होने चाहिए, उन सारे अधिकारों को कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो बेसिक है। आप सभी ने ह्यूमन राइट्स का नाम भी सुना होगा। ह्यूमन राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं जो व्यक्ति दुनिया में कहीं पर भी पैदा हुआ है, अगर वो ह्यूमन है तो इंसान होने के नाते उसको जितने भी अधिकार प्राप्त हैं उन्हें कहा जाता है ह्यूमन राइट्स। जैसे भारत के अंदर रहने वाले व्यक्ति के और अफ्रीका के अंदर रहने वाले व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स सेम है। दुनिया में कहीं पर भी जो इंसान है उसको जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे उसे कैद करके नहीं रखा जा सकता है, उसे लाइफ का प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ये सारे के सारे उसके ह्यूमन राइट्स हैं। पर जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो एक कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जिन लोगों के पास या हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही फंडामेंटल राइट्स कनाडा के अंदर वहां के लोगों के पास हो। फंडामेंटल राइट्स वरी करते हैं कंट्री टू कंट्री। और अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे ह्यूमन राइट्स की, तो वो एक जैसे रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये बेसिक डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर क्यों जरूरी है और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, अगर मैं आपको किसी भी तरह की फ्रीडम ना दूं, मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको बहुत सारे पैसे देने वाला हूं, आपको एक बहुत आलीशान घर में रहने को मिलेगा, और आपके पास किसी भी तरह की आजादी नहीं है, तो उस चीज का कोई वैल्यू रह नहीं जाती, चाहे आपको फिर कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल दे दी जाए, कितना भी पैसा दे दिया जाए। इसी तरीके से एक देश के अंदर अगर लोगों के पास अधिकार नहीं है तो वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स हमारे देश के लोगों को दिए गए हैं। और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं, दे आर गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान, हमारे देश का संविधान जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ है, वो इन अधिकारों की गारंटी देता है। मतलब इन अधिकारों का अगर हनन होता है, वायलेशन होता है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, बिकॉज ऑल फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। ये नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि क्या फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं, तो यस, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। ये न्यायवाद होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं, आप बता सकते हैं आप क्या आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, और जुडिशरी इस पे एक्शन लेती है। इसी के बजाय अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर जितने भी ड्यूटीज दी गई हैं वो जस्टिसेबल नहीं है और नॉन इन्फोर्सेबल होती हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स के बीच में और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं? ओरिजिनली संविधान जब बनकर तैयार हुआ उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, बट आज के टाइम पे हम देखेंगे तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। जैसे राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है। इसके बाद हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 टू 28 है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स है जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक है। और लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और जो 5 रिट्स हैं वो आर्टिकल 32 के अंडर ही आती हैं, तो ये इन रिट्स के बारे में भी हम जानेंगे, काफी डिटेल में चीजों को समझेंगे, बिकॉज डिटेल में समझना जरूरी है।
आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। जनरली होता यह है कि कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, बट कई बार क्वेश्चंस इनडायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर एस्पेक्ट को कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, अगर स्टैटिकली डेटा की बात की जाए तो हमारे संविधान के पार्ट 3 के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अब एक सवाल आता है कि ये मौलिक अधिकार कि इंसानों को अधिकार दिए जाएंगे अगर वो किसी क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर उनके पास जितने भी लोग वहां रहते हैं, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, उनका जेंडर कुछ भी हो, उनके पास ये बेसिक राइट्स रहेंगे। इसकी शुरुआत कहां से हुई? और हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैग्ना कार्टा होता क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान का कौन सा पार्ट मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा भारतीय संविधान का पार्ट 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, उसे मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पर सवाल ये उठता है कि मैग्ना कार्टा है क्या? इसके लिए हमें काफी पीछे जाना होगा। बात है सन 1215 की, जब यूरोप के अंदर एक किंग थे जिनका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन अपने लोगों पर काफी अत्याचार कर रहे थे, उनकी प्रजा, उनके नागरिक उनसे काफी ज्यादा परेशान थे। इन चीजों से देखते हुए वहां के नागरिकों ने यह फैसला लिया कि राजा एटलीस्ट अपने लोगों को, जो लोग उसके देश में उनके पास, उनको कुछ अधिकार तो दे। राजा काफी क्रूर था, वो किसी को भी गुलाम बना लेता था, टैक्स को कभी भी बढ़ा देता था, बहुत कम फ्रीडम वहां के लोगों के पास थी। तो वहां के जितने भी सामंत थे, जितने भी नोबल मैन थे, उन लोगों ने मिलकर राजा पे प्रेशर बनाया और राजा से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया। इस डॉक्यूमेंट के अंदर लोगों को कई अधिकार देने की बात की गई थी, जैसे किसी को बिना बात के कैद नहीं किया जाएगा, किसी को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, टैक्सेशन को एक्सट्रीमली बढ़ाया नहीं जाएगा, और पहली बार दुनिया के अंदर लोगों के कुछ राइट्स बने। और ये जो डॉक्यूमेंट था, इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता था मैग्ना कार्टा। इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी अधिकार दिए गए हैं जो कि भारत के हर व्यक्ति के पास है। इसीलिए पार्ट 3 को भी क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये इसके पीछे की हिस्ट्री थी। आपको याद रखना है कि मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिकल पॉइंट्स की, जैसे फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आते हैं? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर आते हैं। याद रखिएगा, पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप दे के रखिए, और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर आते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स की बात की जाए, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तब हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, बट आज के टाइम पे हम बात करेंगे तो आज हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। और फंडामेंटल राइट्स का ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूएसए से, अमेरिका से। अमेरिका के अंदर जो बिल ऑफ राइट्स था उससे इंस्पायर होकर हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया है। अब ये पॉइंट्स देखिए, क्या होता है कि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि करंटली अभी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन सा राइट्स किसकी बात करता है, कौन सा राइट में इक्वालिटी के बारे में बताया गया। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं करना है कि आप डिटेल में चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं और आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो ये गलती मत कीजिएगा। इसीलिए हम डिटेल में इन सारे राइट्स को भी समझेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआती तौर पर हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर एक फंडामेंटल राइट को बाद में संविधान से नहीं हटाया गया, संविधान से डायरेक्ट नहीं हटाया था, संविधान के अंदर उसे फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये था आर्टिकल 31, जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, और इसमें से जो आर्टिकल 31 था वो भी एक फंडामेंटल राइट था जो कि प्रॉपर्टी के बारे में था, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में था। काफी इंपॉर्टेंट ये राइट तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, बट काफी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर केसेस आए थे, काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए थे। जब हम केसेस के बारे में पढ़ेंगे तो उस बारे में, इस केस के बारे में भी बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आते हैं कि जब भी संविधान से किसी चीज को इधर से उधर ले जाना होता है या हटाना होता है या नई चीज जोड़नी होती है, तो हम क्या करते हैं? संविधान में संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, फंडामेंटल राइट से हटाया गया था? तो याद रखिएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले फंडामेंटल राइट के अंदर था, उसे हटा के संविधान के ही पार्ट, या कह सकते हैं कि संविधान के पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में
जोड़ दिया गया, एक नया आर्टिकल बना दिया गया, आर्टिकल 300A। याद रखिएगा पहले कहाँ था, पहले था फंडामेंटल राइट में, बाद में अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट कौन सा था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। और इस अमेंडमेंट के बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे एक लीगल राइट बना दिया गया, और संविधान के दूसरे पार्ट 12 में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, वो आर्टिकल था आर्टिकल 300A। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इस स्लाइड से बनते हैं और कई बार पूछे भी जाते हैं। डायरेक्टली क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटाया गया था। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन किस में होता है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, उसका फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 31 से कोई भी लेना देना नहीं है। आर्टिकल 31 को 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटाया गया है। हटाया गया मतलब ये नहीं किया कि संविधान से ही हटा दिया है, संविधान के अंदर ही है, बस उसका प्लेस चेंज कर दिया गया है। पहले वो पार्ट 3 के अंदर था, अब किस में है, पार्ट 12 के अंदर है, और पार्ट 12 में आर्टिकल 300A जोड़ दिया गया और इससे राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अब फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए कि क्या फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ संविधान जिस समय बनाया गया तभी लाया गया था, या उससे पहले भी भारत के लोगों को फंडामेंटल राइट्स देने की मांग उठने लगी थी। देखिए इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। साल था 1895 का। 1895 के अंदर एक बिल लाया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, इसे स्वराज बिल के नाम से भी जाना जाता है। इस बिल के साथ बाल गंगाधर तिलक जी ने पहली बार इंडिविजुअल राइट्स के बारे में मांग की और राइट्स के बारे में कहा कि भारत के लोगों के पास ये इंडिविजुअल राइट्स होने ही चाहिए, हर व्यक्ति के पास ये अधिकार होने चाहिए, जैसे राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, इन्वोल्यूशन ऑफ द वंस होम, या इक्वालिटी बिफोर द लॉ एक्सेट्रा। इन सारे राइट्स की बात की गई पहली बार। ये पहला मौका था जब ये लग रहा था कि देश के अंदर लोगों के अधिकारों के बारे में भी बात की जा रही है। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे चीजें चेंज होती गई। इसके बाद समय आता है 1945 का। 1945 के टाइम पर एक कमिटी बनाई गई। कमिटी के जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो थे तेज बहादुर सप्रू। इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1945 के अंदर। याद रखिएगा कई बार पूछा जाता है कि सप्रू कमिटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी। इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1945 में, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर तेज बहादुर सप्रू। याद रखिएगा इस कमिटी ने दो तरह के अधिकारों की बात करी। दो तरह के अधिकारों में पहले अधिकार थे फंडामेंटल राइट्स। कमिटी ने कहा कि एक अधिकार होंगे जस्टिसेबल राइट्स, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनका हनन होने पर आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, ज्यूरिडिक्शन के अंदर जा सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं, और इन राइट्स का नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स। दूसरे जो राइट्स होंगे वो नॉन जस्टिसेबल होंगे, जैसे कि हमारे डीपीएसपी होते हैं। हालांकि डीपीएसपी जो है वो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। स्टेट मतलब याद रखिएगा यहाँ पर मैं एमपी यूपी बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। अभी यहीं पर हम आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं स्टेट्स की क्या बात कर रहा हूं। तो जो नॉन जस्टिसेबल राइट्स थे उनमें डीपीएसपी को रखा गया। तो 1945 में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जी ने दो तरह के अधिकारों की बात करी। पहले अधिकार जो थे वो होते जस्टिसेबल राइट्स, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और दूसरे जो अधिकार होंगे वो नॉन जस्टिसेबल राइट्स होंगे, मतलब जो न्याय के अंदर वाद योग्य नहीं होंगे, और ये आगे जाके बने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब आज के टाइम पर हम देखें तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक की बात करते हैं। पर जब आप देखते हैं कि जो पहला राइट है, राइट टू इक्वालिटी की हम बात करते हैं, वो आर्टिकल 14 से लेके मतलब आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। तो आर्टिकल 12 और 13 के अंदर क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आर्टिकल 12 को लेकर और आर्टिकल 13 को लेकर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले हम करते हैं पहला आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल 12, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दे के रखी है। इसमें यह बताया गया है कि पार्ट 3 के अंदर मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स में और पार्ट 4 के अंदर भी जहां जहां भी स्टेट लिखा है उसका मतलब क्या होगा। क्या स्टेट का मतलब यहां पर सिर्फ राज्यों से होगा, एमपी यूपी बिहार से होगा, या स्टेट का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा। आइए जानते हैं। देखिए आर्टिकल 12 में सीधा सीधा बताया गया है कि स्टेट क्या है। इसमें 4 चीजों को जोड़ा गया है। सबसे पहला स्टेट का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब सीधी सीधी बात की गई है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, प्लस इसका मतलब लोकसभा भी होगा, प्लस राज्यसभा भी होगा। मतलब हमारी पार्लियामेंट भी इसके अंदर आ जाएगी,
हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर आ जाएगी। और अगर आप ध्यान से इस पॉइंट को देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार का मतलब भी या सेंट्रल का मतलब भी स्टेट ही होगा, स्टेट में सेंट्रल भी आएंगे। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहां पर जिस तरीके से सेंट्रल को लिया गया था वैसे यहां पर पूरे के पूरे स्टेट को लिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो स्टेट असेंबली होती है, स्टेट काउंसिल होती है, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। ये बड़ा ब्रॉड डेफिनेशन है। स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं होगा, राज्य तो आ ही रही है, राज्य की सरकारें भी आई है, स्टेट लेजिस्लेचर भी आ रहा है, बट साथ ही साथ सेंट्रल भी इसके अंदर आता है, सेंट्रल का लेजिस्लेचर भी आ रहा है और हमारी पार्लियामेंट भी इसी के अंदर आती है। इसके अलावा अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज, अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अंदर ऐसी सारी अथॉरिटीज जिस पर भारत सरकार का कंट्रोल है या कहीं ना कहीं भारत सरकार की हिस्सेदारी है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए LIC, BSNL, ये सारी बॉडीज भी इसी के अंदर आएगी। तो ये याद रखना है कि स्टेट्स के अंदर ये सारी बॉडीज भी आती है। यहां से लेकर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है कि क्या BHAL भेल जो है क्या वो अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी में आती है? तो हाँ बिल्कुल आती है। क्यों आती है? बिकॉज उसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी। और चौथा इसमें आएगी लोकल अथॉरिटी। जितनी भी लोकल अथॉरिटीज होती है, हमारी पंचायत हो, हमारी म्युनिसिपालिटीज हो, ये भी इसके अंदर आ जाएगी। तो आप जब इसको देखेंगे, इस पूरे स्टेट को देखेंगे कि स्टेट का बेसिकली मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, तो स्टेट में सारी ही अथॉरिटीज काउंट हो गई है जिस पर भारत सरकार की कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है। जैसे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया है, पूरा स्टेट गवर्नमेंट हो गया है, इसके अलावा जो जितनी लोकल बॉडीज होती है, पंचायती राज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, वो हो गया है। इसके अलावा भारत सरकार का कोई भी उपक्रम हो गया, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस भी इसी के अंदर आ जाते हैं। सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस, सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी इसी के अंदर आ रही है। तो स्टेट का मतलब एक ब्रॉड वे के अंदर है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन इनमें से अगर कोई भी करता है तो आप सीधा का सीधा ज्यूरिडिक्शन के पास जा सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं। फिर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी ने किया है या किसी लोकल अथॉरिटी ने किया है, सबके अगेंस्ट ये आर्बिटरी एक्शन लेते हैं। याद रखिएगा, आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाए गए? ताकि अगर स्टेट कोई भी आर्बिटरी एक्शंस ले रहे हैं, ताकि सेंट्रल या स्टेट या कह सकते हैं कि लोकल अथॉरिटी कोई भी आर्बिटरी ऐसा गलत एक्शन लेते हैं जो कि किसी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो डायरेक्टली हमारी जुडिशरी के पास जा सकता है। इसी बारे में यहां पर बात की गई है। ओके, आगे हम बात करते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की भी। आर्टिकल 13 को आप पढ़ेंगे तो आपको लिखिएगा लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। ऐसे कानून जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब से हमारे देश का संविधान पूरे देश में लागू हुआ है, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आप सभी मुझे बताइए, देश का संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये कानून बेसिकली ये कहता है कि संविधान देश में लागू होने से पहले, मान लीजिए 1935 में अगर कोई ऐसा कानून देश में है, अगर कोई ऐसा कानून देश में है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये बेसिकली इसी की बात करता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई ऐसा कानून है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है या बेसिकली हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है। चलिए मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए 1935 में अंग्रेज सरकार कोई ऐसा कानून लेकर आई थी जिसमें यह कह दिया गया था कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के बच्चे या एक पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे एजुकेशन नहीं ले सकते, वो पढ़ लिख नहीं सकते। अब ये तो आज के टाइम पे हमारे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो वो कानून आज के टाइम पर मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद वैलिड नहीं रहेगा, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब क्या ये सिर्फ 26 जनवरी 1950 के पहले बने हुए कानूनों की बात करता है आर्टिकल 13? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भी, ध्यान से सुनिएगा, 26 जनवरी 1950 के बाद भी, मान लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 के बाद 2021 में अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है जिसमें अगेन ये बात की गई है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग शिक्षा नहीं पा सकते हैं, उनके पास राइट टू एजुकेशन नहीं होगा, तो ये बात तो गलत है। ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ही कर रहा है, ये भी हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ही कर रहा है। तो उस कानून को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर
कर दिया जाएगा। अब ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार किसके पास है? ये अधिकार होगा हमारे देश की जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, हमारे देश की जुडिशरी के पास ये अधिकार होगा। तो याद रखिएगा, बेसिकली यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं कि जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है वो हमने किस कंट्री के संविधान से लिया है, कौन सी कंट्री में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान था, अभी भी है, और हमने उसी कंट्री के संविधान से ये चीज अडॉप्ट कर ली है। बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। किसकी बात कर रहा है ये? कि ऐसा कोई भी कानून जो 26 जनवरी 1950 से पहले था या 26 जनवरी 1950 के बाद भी कोई ऐसा कानून बना है जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो नहीं रह सकता हमारे देश में, बिकॉज देश किसके हिसाब से चल रहा है? देश चल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो कोई भी ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स का ही विरोध करता है या बेसिक स्ट्रक्चर का ही वायलेशन कर रहा है संविधान के, तो कानून देश में लागू कैसे हो सकता है? तो इससे बेसिकली क्या होता है कि पार्लियामेंट का जो पावर है कानून बनाने का, उस पर लगाम लगाई जाती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। मतलब पार्लियामेंट कोई भी कानून नहीं बना सकता है, कोई भी बिल पास नहीं करवा सकता है, कोई भी लॉ नहीं बना सकता है। अगर वो कोई बिल पास करवा रहा है, कोई कानून बना भी रहा है, तो वो संविधान के दायरे में रह के ही बनाएगा। तो पार्लियामेंट के ऊपर ये कह सकते हैं कि प्रेशर डालने का काम भी आर्टिकल 13 यहां पर करता है। ओके, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक की, जो कि है हमारे राइट टू इक्वालिटी के बारे में, समानता के अधिकार के बारे में। इसमें से कई आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 14 की बात की जाए, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। इसके बाद आर्टिकल 15 बात करेगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की जो स्टेट्स हैं, स्टेट याद रखिएगा, यहां मैं एमपी यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आर्टिकल 12 समझा चुका हूं। स्टेट जो है वो किसी भी व्यक्ति को इन 5 ग्राउंड के ऊपर, 5 ग्राउंड्स कौन से हैं? रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है और प्लेस ऑफ बर्थ है, इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। 5 ग्राउंड के अलावा डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, आगे बात करेंगे हम उसके बारे में। ओके, आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। छुआछूत की बात की जाएगी कि छुआछूत एक अपराध है और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। जो टाइटल्स पहले दिए जाते थे, राय बहादुर साहब, राजा बहादुर, राय साहब, इन टाइटल्स को सही नहीं माना गया है और इन टाइटल्स को आप नहीं ले सकते। इसके पीछे का रीजन क्या था, हिस्ट्री क्या थी, वो भी हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से। देखिए आर्टिकल 14 कहता क्या है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ or the equal protection of law within the territory of India. The word person includes legal person, statutory corporations, companies, registered societies or any other type of legal person. देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ की यहाँ पर बात की जा रही है, कानून के समक्ष समानता की बात की जा रही है कि सभी लोग जो हैं वो समान होंगे कानून के समक्ष, सारे लोग कानून के समक्ष समान होंगे। स्टेट्स, राज्य जो है, केंद्र सरकार जो है, वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं व्यक्तियों के साथ। अब यहां पर दो चीजें कही गई है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता, जो कि एक यूके का कॉन्सेप्ट है, मतलब ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है। अब हमारे देश में क्या है, हमारे देश में कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है? बिकॉज यहां पर तो दोनों की ही बात की गई है और दोनों को क्या सिमिलर मान लिया गया है? बिकॉज ये दोनों कॉन्सेप्ट तो एक दूसरे से काफी अलग है। तो क्या हमारे देश में इक्वालिटी बिफोर लॉ है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है? इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। देखिए आप इस एग्जांपल को देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सारे लोग समान होंगे। ये चीज हमने कहां से ली है? ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। एवी डायरेसी, ये वो पर्सन थे जो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। कानून अंधा होता है, आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? कानून अंधा होता है, इसका मतलब ये होता है कोई व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कानून की नजर में सारे लोग समान हैं, इसका मतलब यही होता है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ इसी की बात करता है कि कोई पर्सन, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल उसकी कंडीशन कैसी भी हो, वो किसी भी कलर का हो, किसी भी एज का हो, किसी भी जाति का हो, सभी लोग कानून की नजर में समान रहेंगे। मतलब उनके सिचुएशंस को नहीं देखा जाता है। क्राइम अगर कोई भी किया है, क्राइम के पीछे की सिचुएशन क्या थी, क्राइम करने वाले की एज क्या थी, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी अगर एक क्राइम है उसकी सजा लगभग समान ही होगी।
यही चीज होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब देखिए इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो बड़ा पर्सन है, जिसके पास सारे रिसोर्सेस थे, जिसकी हाइट भी काफी ज्यादा है, स्टिल उसको ये स्टूल दे दिया गया, हालांकि उसे स्टूल की जरूरत नहीं थी। इसके बाद एक बच्चा था जिसकी हाइट थोड़ी सी कम थी, जिसे स्टूल की जरूरत थी, उसे भी स्टूल दिया गया है। और एक ऐसा बच्चा जिसकी हाइट काफी कम है, जिसे 2 स्टूल देना चाहिए थे, उसे 1 स्टूल दिया गया है। बिकॉज यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी की बात की जा रही है। इस कंडीशंस को नहीं देखा जाएगा किसी की भी, सभी लोग कानून की नजर में समान होंगे। और यही से इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट निकल कर आ रहा था। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। हमारे देश में 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं या 18 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं, उनको सजा कम दी जाती है, उनके क्राइम के लिए सजा का प्रावधान अलग होता है, उनको कम सजा दी जाती है। वहीं 18 साल से अगर कोई बड़ा है तो उसे ज्यादा सजा दी जाती है। अब मान लीजिए कि कोई 10 साल का बच्चा है जिसने चोरी करी है, और कोई 20 साल का लड़का है या 25 साल का आदमी है जिसने चोरी करी है, दोनों को एक ही तरह की सजा दी जाए। बिकॉज इक्वालिटी बिफोर लॉ तो यही बात करता है कि कानून की नजर में सही समान है। इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ को एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना गया। इसीलिए हमारी कंट्री में आज जो चीज है वो होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि यूएसए, याद रखिएगा, एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और इसी पे हम आज काम करते हैं, इसी पे हम बात करते हैं। और आर्टिकल 14 बेसिकली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की ही बात करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का बेसिकली मतलब ये होता है, आप देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ में सभी लोग एक ही तराजू पे बराबर होते हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर ये देखा जाता है कि जो लोग सेम सर्कमटेंसेस के अंदर हैं, जो लोग सेम सिचुएशंस के अंदर हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। जैसे महिलाओं के, जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ अलग व्यवहार किया जाए, जितने भी बच्चे हैं उनके साथ अलग व्यवहार किया जाए, जितने भी पुरुष हैं उनके साथ अलग व्यवहार किया जाए, ताकि चीजें सही रूप से बनी रहे और एक बायस सिस्टम यहां पर ना रहे। और ये कॉन्सेप्ट सही भी है। जैसे अगर कोई 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसे सजा कम दी जाती है, कोई 18 साल से ज्यादा का व्यक्ति क्राइम करता है तो उसे सजा ज्यादा दी जाती है। सिचुएशंस को भी देखा जाता है कि किस सिचुएशन में क्राइम किया गया है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, और इसीलिए आज हमारी कंट्री के अंदर जो चीज चल रही है, जो कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, वो कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पर यहां पर ये याद रखना होगा कि सिचुएशंस को देखा जाता है। अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो एक जैसे हैं उन्हें एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए, और जो अलग अलग हैं उन्हें अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। जैसे बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, महिलाओं को अलग तरीके से किया जाता है, और जो पुरुष हैं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है उन्हें अलग तरीके से किया जाता है, जिनके लिए अलग कानून भी है। ये इसी की बात करता है, डिटेल में हमने इस बात को समझा है। आगे हम बात करते हैं आगे। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है कि क्या कानून की नजर में जब हम बात करते हैं तो सारे लोग समान ही हैं, भले ही वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर ही हो, लोग तो समान ही होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कानून की नजर में कोई कास्ट बड़ी हो जाएगी या कोई रिलीजन बड़ा हो जाएगा, ये नहीं होता है। सिचुएशंस को देखा जाता है, अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ह्यूमंस सभी है, ह्यूमंस के अंदर जेंडर्स को स्पेसिफिक होकर किया जा सकता है कि वुमेन्स के लिए कानून अलग है, या एज स्पेसिफिक होकर किया जा सकता है, बट रिलीजन, रेस, कास्ट, इसके ऊपर नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 15 के, जैसे जो प्रेसिडेंट है और हमारे गवर्नर होते हैं, देश के हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो राष्ट्रपति है, और राज्यों के जो राज्यपाल है, वो जब भी अपने पावर्स का यूज करते हैं, अपनी ड्यूटीज का निर्वाह करते हैं, उनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता है कि अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो आप उस फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये उसी की बात की गई है। प्रेसिडेंट गवर्नर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जो ड्यूटीज उन्होंने परफॉर्म की है उसके लिए वो किसी भी न्यायालय के अंदर आप उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि देश के जो राष्ट्रपति हैं और जो गवर्नर हैं, जब तक वो अपने कार्यकाल में होते हैं उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है, उन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जा सकते। आपको सुन के थोड़ी सी चीज अजीब लग रही होगी, पर यह बात सच है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और राज्यों के जो गवर्नर हैं, जब तक वो अपने पद पर विराजमान हैं तब तक उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती है और उन्हें हथकड़ी भी नहीं लगाई जा सकती है। नो अरेस्ट ड्यूरिंग टर्म, ये उसी की बात कर रहा है कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद पार्लियामेंट मेंबर्स, पार्लियामेंट के हमारे जो मेंबर्स हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, पार्लियामेंट के अंदर वो जो भी बातें बोलते हैं या जो भी वोटिंग करते हैं, उस चीज को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, केस नहीं किया जा सकता है उनके ऊपर,
ये आर्टिकल 105 कहता है। उसी तरीके से स्टेट के अंदर जो स्टेट असेंबलीज हैं वहां पर भी जो हमारे MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स होते हैं, वो जो भी वोटिंग करते हैं या जो भी बात बोलते हैं उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि इन व्यक्ति ने ये बात बोली है तो आप उनके ऊपर केस कर देंगे, ये चीज नहीं की जा सकती है। तो ये जो इम्यूनिटी है ये दी गई है इन्हें आर्टिकल 194 के अंतर्गत। इसके अलावा जो हमारे फॉरेन रूरल्स हैं, जो हमारे देश के अंदर आए हैं, डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। पर यह नहीं कि कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, अगर उन्होंने देश का कोई कानून तोड़ा है, स्पेसिफिकली क्रिमिनल लॉ की मैं बात करूंगा, तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस थे जो कि आपको आपकी CDS एग्जामिनेशन के हिसाब से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आर्टिकल 15 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 15 भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 15 क्या करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजन। 5 ग्राउंड्स देकर रखे हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि स्टेट्स को रोकता है, जो राज्य की सरकारें हैं उन्हें रोकता है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करने से, ताकि एक ही धर्म को अगर फेवर करने वाली पार्टी आ गई है तो वो सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए काम ना करें। मतलब वो ये नहीं कर सकते कि किसी पार्टी जो कि पावर के अंदर आ गई है वो हॉस्पिटल्स बनवा रही है तो उन हॉस्पिटल्स में सिर्फ इसी धर्म के लोग जा सकते हैं, या कोई रोड बनवा रही है तो उस रोड पर सिर्फ इसी धर्म के लोग चल सकते हैं, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बनवा रही है, सरकारी बनवा रही है, कोई ऐसी संस्था बनवा रही है जो कि लोगों के भले के लिए काम करती है, तो वो संस्था सिर्फ और सिर्फ इसी धर्म के लोगों के भले के लिए काम करेगी। ये नहीं किया जा सकता है और इसी चीज को रोकने के लिए इस आर्टिकल को लाया गया था। बिकॉज हमारे देश में आज भी बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो किसी ना किसी धर्म को सपोर्ट करती है, तो अगर वो पार्टी सत्ता में आती है तो वो किसी विशेष धर्म के लिए ही काम ना करे। इसी चीज को रोकने के लिए आर्टिकल 15 लाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये कहता है कि इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर, 5 ग्राउंड्स कौन से? रिलीजन हो गया है आपका, रेस हो गया है, के बाद कास्ट हो गई है, के बाद आपका सेक्स हो गया है, मतलब आपका जेंडर हो गया है, और इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ हो गया है। सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी भी पर्सन के साथ राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। बट इसमें एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड है ओनली, सिर्फ और सिर्फ। मतलब इसके अलावा दूसरे ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जी हाँ, ये बात करता है, इसके अलावा दूसरे ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। और यहीं से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, सरकार की जो संस्था है, IIT है, IIM है, उन संस्थाओं के अंदर 27% रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी को, ST ST के लिए भी रिजर्वेशन है, और EWS कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन है। अब ये सरकारी संस्था है, फिर भी इसमें रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? तो रिजर्वेशन है वो इन ग्राउंड्स के ऊपर नहीं दिया गया है। जो रिजर्वेशन दिया गया है वो उनकी सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर दिया गया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि इन ग्राउंड्स के ऊपर सिर्फ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इसके अलावा दूसरे ग्राउंड्स हो सकते हैं। चलिए, इसका दूसरा ब्रॉड मीनिंग भी है। अब जैसे आगे बात की जाए कि मान लीजिए कोई वेल है, कोई रोड है, कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, तो यहां पर राज्य सरकारें जो हैं वो किसी भी व्यक्ति को मना नहीं कर सकती है कि आप पर्टिकुलर इस धर्म के हैं, या आप पर्टिकुलर इस कास्ट के हैं, या आपका जेंडर ये है, तो आप इस सड़क को यूज नहीं कर सकते, या आप इस हॉस्पिटल को यूज नहीं कर सकते, वो सरकारी हॉस्पिटल है, आप इसको यूज नहीं कर सकते, ये नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, आर्टिकल 15 प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी लागू होता है। अब प्राइवेट इंडिविजुअल कैसे? मान लीजिए कि कोई होटल है जो कि पब्लिक पर्पस के लिए बनाया गया है। होटल किस लिए होता है? कि लोग जाए वहां पर खाना खाएं, एंजॉय करें। अब उस होटल का ऑनर ये नहीं बोल सकता कि आप इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं या आप इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको अपने होटल में प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दूसरे ग्राउंड्स हो सकते हैं। हो सकता है कि होटल के ओनर ने कुछ ड्रेस कोड रखा हो, उस ड्रेस कोड के बेस पे वो डिस्क्रिमिनेशन आपसे कर सकता है। बट सिर्फ और सिर्फ इन 5 चीजों के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यहां पर डिस्क्रिमिनेशन जब की बात की जा रही है तो ये डिस्क्रिमिनेशन इन 5 बेसिस पर नहीं होना चाहिए, के अलावा दूसरे बेसिस होते हैं, हम सभी जानते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और ये जो आर्टिकल 15 है ये स्टेट्स के साथ साथ, स्टेट मतलब आर्टिकल 12 वाला, स्टेट्स के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर ऊपर भी लागू होता है। जैसे होटल्स हो गए हैं, सिनेमा हॉल हो गए हैं, या कोई ऐसी दुकान हो गई है जो कि पब्लिक के लिए ही खोली गई है, लोगों के लिए ही खोली गई है, तो उसके ऊपर आर्टिकल 15 लागू होता है। अब इसी को हम आगे बात करें कि इसी के एक्सेप्शंस क्या है आर्टिकल 15 के। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स के अलावा दूसरे ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और इसे कहा जाता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो शुरुआती तौर से या शुरुआती रूप से ही जो कि समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, जिन्हें समाज में दबाया गया है काफी लंबे समय से। अब इन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ प्रिविलेजेस देना जरूरी है, और इन प्रिविलेजेस को ही जो है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। जैसे वुमेन्स की जब हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि पंचायती राज के अंदर वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ही है, बट ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, ताकि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बड़े गवर्नेंस के अंदर। इसके अलावा हम बच्चों के लिए देखते हैं कि बच्चों के लिए स्पेशल कानून बनाए जाते हैं। इसके अलावा ST SCs के लिए भी जो है हम देखते हैं कि स्पेशल रिजर्वेशन रखा जाता है, स्पेशल कानून बनाए जाते हैं, सीट्स रिजर्व भी कर दी जाती है। इसके अलावा जो अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, बेसिकली यहाँ पर मैं OBC की भी बात करूंगा कि OBC को देखिए 27% का रिजर्वेशन दिया गया है। किन किन संस्थाओं में दिया गया है? IIT के अंदर दिया गया है, IIM के अंदर दिया गया है, और जो भी गवर्नमेंट और इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी रिजर्वेशन दिया गया। ये रिजर्वेशन क्यों दिया गया? ये दिया गया है ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो दैट्स व्हाई यहां पर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। और जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 15 से ही शुरू होता है। आप ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट की जो नींव है वो आर्टिकल 15 से ही शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा कि जो कॉलेजेस के अंदर, जो स्कूल्स के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है कास्ट बेस, वो आर्टिकल 15 के अंदर जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है उसी को ध्यान रखकर दिया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सीधी सीधी बात करें, सरकारी नौकरियों की बात की जा रही है। सरकारी नौकरियों के अंदर आर्टिकल 16 ये कहता है कि सरकारी नौकरियों के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, और प्लेस ऑफ बर्थ या रिसाइड के आधार पर। बट यहां पर भी सेम चीजें, ओनली सिर्फ इनके आधार पर नहीं किया जा सकता है, इसके अलावा किया जा सकता है। बट आप याद रखिएगा इनमें से 3 चीजें ऐसी हैं जिसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करता हूं। मान लीजिए सरकारी नौकरी के अंदर हम देखते हैं कि किसी सरकारी नौकरी की भर्ती की वैकेंसी निकली है। उस वैकेंसी में आप देखते हैं कि कई बार डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड के आधार पर, कि जो व्यक्ति जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड अलग होते हैं, और जो व्यक्ति जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड अलग होते हैं। हाइट का आप मान लीजिए कि जो जनरल से बिलोंग कर रहा है उसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लिए 157 या 156 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, CMS हाइट होना चाहिए। ये भी किया जाता है। इसके अलावा एजुकेशन बेसिस पर भी, एजुकेशनली बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जनरल कैटेगरी का अगर कोई व्यक्ति है तो उसे इतने % लाने चाहिए, और जो अदर कैटेगरीज के व्यक्ति है उनको कम इतने % होंगे तो भी वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, फिजिकल बेसिस पे किया जाता है और एजुकेशनल बेसिस पे भी किया जाता है। इसके अलावा भी आपने जो 3 चीजें देखी, आपने जो 5 पॉइंट देखे, इन 5 पॉइंट्स में से भी 4 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? अगेन ये एक्सेप्शन है, अगेन वही है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे पहली बात की जाए प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंट के आधार पर, देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर प्लेस ऑफ बर्थ मतलब वहां के लोगों के जो नौकरियां हैं उन पर वहां के लोगों का अधिकार ज्यादा होता है। ये प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है सरकारी नौकरियों के अंदर। 2 स्टेट्स हैं, 2 राज्य हैं, पहला कौन सा है? आंध्र प्रदेश की हम बात करेंगे, दूसरा है तेलंगाना। याद रखिएगा 2 ही स्टेट्स हैं अभी। इसके अलावा कास्ट के आधार पर भी किया जाता है। अब कास्ट के आधार पर कैसे किया जाता है? इसमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो रिजर्वेशन दिया जाता है अदर बैकवर्ड क्लासेस को, STs को, SCs को, वो इसके आधार पर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, मान लीजिए किसी राज्य के पुलिस में टोटल 100 पोस्ट निकली है और 100 पोस्ट फिल हो गई है। मान लेते हैं 100 पोस्ट में फिल हो गई किसी राज्य की पुलिस में। इन 100 पोस्ट में से एक पर्टिकुलर ग्रुप के या पर्टिकुलर कास्ट के लोग सिर्फ 5 ही हैं। अब क्या हो गया? उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 100 सीट्स में से सिर्फ 5 ही सीट्स पर वो लोग हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर रिजर्वेशन दिया जाता है। तो कास्ट के बेस पे भी दिया जाता है, रिलीजन के बेसिस पर भी दिया जाता है। देखिए रिलीजन के बेसिस पर वहां दिया जाता है, मान लीजिए कि मदरसा है। अब मदरसे के अंदर या कह सकते हैं कि कोई ऐसी संस्था है जो कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सरकारी संस्था है, मान लेते हैं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। अब वहां पर किसी की भर्ती करनी है
तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति का मुस्लिम होना जरूरी है, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्योर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, अब वहां पर अगर किसी की भर्ती करना है तो उसका हिंदू होना जरूरी है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है रिलीजन के आधार पर भी, बहुत ज्यादा नहीं होता है बट किया जा सकता है। इसके अलावा अब हम सभी जानते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 के अंदर आया था, उसके द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के अंदर जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उन्हें 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। ये आप सभी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, अमेंडमेंट याद रखिएगा। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ईयर कौन सा है, 2019। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस भी चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करता है और ना ही संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा है इस 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से। करंट न्यूज से अपडेट रहिए, तो अपडेटेड केसेस आते रहते हैं, जो करंट में डिसीजंस आए हैं उनको लेकर क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। आर्टिकल 17 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। ये बात करता है बेसिकली अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, छुआछूत का विरोध करने वाला आर्टिकल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक बहुत महान पर्सनालिटी जिनका जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा, उन्होंने ये चीज फेस की थी कि समाज के अंदर भेदभाव कितना ज्यादा था। जब वो स्कूल में थे, आप सभी ने स्टोरी सुनी होगी कि वहां पर स्कूल के अंदर जो कॉमन पानी पीने का कह सकते हैं एक प्लेस था, एक बर्तन था, उससे उन्हें पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। तो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया था। जब संविधान बना तो आर्टिकल 17 के अंदर ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, जो छुआछूत की प्रैक्टिस है, जो कि एविल प्रैक्टिस है कि आप इंसान को इंसान नहीं मान रहे हैं, आप उसके साथ भेदभाव करते हैं, तो ये चीज बिल्कुल खत्म कर दी गई। और ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। याद रखिएगा, इसका एक्सेप्शन हो भी कैसे सकता है, इस चीज को जड़ से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था और इसीलिए बहुत सारे कानून बनाए गए। एससी एसटी एक्ट बनाया गया, इसके अलावा अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 बनाया गया, जिसके तहत कड़े से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 17 किसके बारे में है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की, जो बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। अब टाइटल्स क्या होते हैं, देखिए 1947 के पहले की मैं बात करूंगा, स्पेसिफिकली 1920 में। 1920 से लेके 1930 तक अंग्रेजों की चाल थी। अंग्रेज करते ये थे, आप सभी जानते हैं, फूट डालो शासन करो की नीति थी। तो अंग्रेजों का एक मानना था, वो करते ये थे कि गांव के अंदर ही या किसी एरिया के अंदर ही वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देते थे, भेदभाव क्रिएट कर देते थे, लोगों की यूनिटी को तोड़ देते थे। उसके लिए वो करते ये थे कि उसी गांव के किसी व्यक्ति को या किसी पहुंच वाले व्यक्ति को जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, उसे किसी उपाधि से नवाज देते थे, उसे कोई टाइटल दे देते थे, जैसे राजा साहब, महाराजा, दीवान साहब, राज बहादुर, राय बहादुर। अब आपको लग रहा है कि सर इन टाइटल्स में इशू क्या है, आप समझिए, आप एक कॉलोनी के अंदर रहते हैं, आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं और सोसाइटी में एक पर्सन को टाइटल दे दिया है। वो टाइटल क्या दिया, राजा साहब। इसका मतलब कि वो पर्सन आप सभी से ऊंचा है, वो अपने आप को ऊंचा मानेगा, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गई ये चीज। तो हम सभी तो इक्वल है ना, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, हम सभी तो इक्वल है। फिर कैसे किसी व्यक्ति को इस तरह के टाइटल्स दिए जा सकते हैं? तो जैसे ही देश आजाद हुआ, जैसे ही फंडामेंटल राइट्स बने, इन सारे टाइटल्स को हटा दिया गया, अबॉलिशन कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे अब ये टाइटल्स नहीं लगा सकता है। सवाल ये आता है कि सर आगे जाकर अगर मैं डॉक्टर बनता हूं, मैं आर्म फोर्सेस के अंदर जाता हूं, तो क्या के बाद भी मैं अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता? क्या मैं डॉक्टर नहीं लगा सकता? क्या मैं इंजीनियर नहीं लगा सकता? जो एकेडमिक टाइटल्स है, क्या हम उसका भी यूज नहीं कर सकते? बिकॉज हमने तो देखा है कई बार कि डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो नाम के आगे डॉक्टर लिखा होता है। ऐसा नहीं है, इसको लेकर भी एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, देखिए साफ साफ लिखा है, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। देखिए सीधी सीधी बात यहां पर लिखी है कि आप टाइटल्स का यूज कर सकते हैं, बट वो टाइटल्स कौन से हो सकते हैं? मिलिट्री टाइटल्स हो सकते हैं, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट्स ने, स्टेट का मतलब समझ रहे हैं ना, आर्टिकल 12 की बात कर रहे हैं, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए। जैसे आप मेजर लगा सकते हैं, कैप्टन लगा सकते हैं, ये अर्न किए गए टाइटल्स हैं आपके, ये सिर्फ ऐसे मिल नहीं गए। इसके अलावा जो एकेडमिक टाइटल्स होते हैं आपके, जैसे डॉक्टर हो गया है, इंजीनियर हो गया है, सीए सीएस हो गया है, ये एकेडमिक टाइटल्स भी आप यूज कर सकते हैं। पर इसके अलावा जो अदर टाइटल्स होते हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप अगर यूज कर रहे हैं, आप अपने नाम के आगे आप राय बहादुर लगा रहे हैं, राजा साहब लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं?
आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, आप ये बताना चाहते हैं कि आप उनसे ऊंचे हैं। अब आप ये समझेंगे कि सर फिर ये टाइटल्स के थ्रू भी तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पर आपको समझना होगा कि ये टाइटल्स अर्न किए हुए हैं, किसी व्यक्ति ने अपने मेहनत से टाइटल्स जीते हैं। ये टाइटल्स सरकार ने नहीं दे दिए कि कोई आया और आपको बोल दिया कि आज से आप राय बहादुर या राजा साहब, नहीं, आपने मेहनत करी है, आपने पढ़ाई करी है, उसके बाद आपको ये टाइटल्स मिले हैं। दैट्स वाई ये टाइटल्स आप लगा सकते हैं, बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही कैप्टन होंगे, ये एक ही डॉक्टर होंगे, एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, डॉक्टर्स की कम्युनिटी को, आर्म फोर्सेस के लोगों की कम्युनिटी को। दैट्स वाई इन्हें लगाया जा सकता है, ये याद रखिएगा। अब कुछ और पॉइंट्स इसके अंदर है। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अगर बाहर के किसी देश ने, मान लीजिए कनाडा ने, किसी व्यक्ति को जो भारत में निवास करता है उसे कोई टाइटल दे दिया, किंग का टाइटल दे दिया है, तो वो व्यक्ति वो टाइटल नहीं लगा सकता है। वो भारत में अपने नाम का किंग यूज नहीं कर सकता है। क्यों करेगा? जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उसे टाइटल भारत सरकार ने तो दिया नहीं है। भारत सरकार ने आर्टिकल 18 के तहत टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया है। तो बाहर का कोई कंट्री अगर किसी पर्सन को कोई टाइटल देती है तो वो इसे यूज नहीं कर सकता है भारत के अंदर। इसमें दूसरी चीज एक और ये भी कहती है कि नो पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार की नौकरी में है, मतलब सरकारी नौकरी में है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई कमिश्नर है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो किसी दूसरे नेशन से, ध्यान से सुनिएगा, किसी दूसरे नेशन से किसी भी तरह का कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रेजेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मतलब ये नहीं किया जा सकता कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस पर्सन को एक कार गिफ्ट कर दी है, या कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस पर्सन को जो है वो बहुत सारा लैंड गिफ्ट कर दिया। ये नहीं कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि इससे ब्राइबरी के चांसेस होते हैं ना। हो सकता है कि किसी काम करने के लिए उस व्यक्ति को कहा गया हो, उसने वो काम कर लिया हो, इसलिए उसे वो चीज दे दी गई हो, तो ये चीज नहीं कर सकता। अगर लेना है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रेसिडेंट की पर्सन यहाँ पर लेनी होती है अगर एक्सेप्ट करना है तो। विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट आप नहीं ले सकते हैं। ये साफ साफ लिख दिया गया है आर्टिकल 18 के अंदर। तो आर्टिकल 18 हमारा कंप्लीट हो गया है। आर्टिकल 18 किस बारे में था? आर्टिकल 18 था राइट टू इक्वालिटी के बारे में। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। आगे के आर्टिकल्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे पहले एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया था और काफी ज्यादा सवालों में रहा था कि जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, जैसे भारत रत्न की बात की जाए, पद्मश्री की बात की जाए, पद्म भूषण की बात की जाए, पद्म विभूषण की बात की जाए, क्या इन्हें भी टाइटल्स माना जाएगा? क्या इन्हें नाम के आगे लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है? इसको लेकर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस था। वो केस था, याद रखिएगा, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इस केस में ये बता दिया गया कि ये जो अवार्ड्स हैं, पहली बात, दीज आर नॉट टाइटल्स, ये टाइटल्स नहीं है, ये अवार्ड्स हैं। और ये व्यक्ति को दिए जाते हैं क्योंकि उसने रिनोन काम किया है किसी भी क्षेत्र में, सोसाइटी के क्षेत्र में किया है, मेडिसिन के क्षेत्र में किया है, साइंस के क्षेत्र में किया है, उसी लिए उसे ये अवार्ड्स दिए गए। तो पहली बात, इन्हें अवार्ड्स नहीं माना गया है। ये चीज पहली बात, इन्हें टाइटल्स नहीं माना गया, अवार्ड्स तो माना गया ऑफ कोर्स, इन्हें टाइटल्स नहीं माना गया है। ये बात साफ साफ कह दी गई है इस केस के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि क्या ये टाइटल्स माने जाएंगे। तो पहली बात, इन्हें टाइटल्स नहीं माना गया है। आगे हम देखते हैं के बाद राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब होता है? देखिए, राइट टू फ्रीडम, द राइट टू फ्रीडम इंश्योर सिटीजंस एबिलिटी टू लिव डिग्निफाइड लाइफ अमंग अदर थिंग्स। देखिए, राइट टू फ्रीडम, आजादी बहुत जरूरी है। आपको सारे अधिकार दे दिए जाए, आपके पास सारे अधिकार हो, बट आपके पास आजादी नहीं है, आपके पास फ्रीडम नहीं है। तो अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है तो बाकी सारे राइट्स का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो राइट टू फ्रीडम के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 19 की बात करें, 20 की बात करें, 21 की बात करें और 22 की बात करें, इन आर्टिकल्स के बिना, इन अधिकारों के बिना बाकी सारे अधिकार कुछ भी नहीं है। उन अधिकारों का कोई बहुत मतलब रह नहीं जाएगा, बिकॉज फ्रीडम सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 आपको 6 तरह की फ्रीडम ग्रांट करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया कि आर्टिकल 19 कितनी फ्रीडम ग्रांट करता है। तो आर्टिकल 19 6 फ्रीडम ग्रांट करता है। हर फ्रीडम के बारे में हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी भी फ्रीडम आप एंजॉय करते हैं, आपकी बोलने की आजादी है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन है,
वो सारी की सारी इसी के अंदर आती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली फ्रीडम है हमारी टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है। देखिए बोलने की आजादी का मतलब ये होता है कि आप कई बार अगर सरकार की किसी पॉलिसी से खुश हैं तो उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, सरकार की किसी पॉलिसी से खुश नहीं है तो आप सरकार को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, याद रखिएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर आता है, आरटीआई भी इसी के अंदर आता है। और इसके अलावा जो हमारे एंकर्स होते हैं, जो न्यूज चैनल्स होते हैं, जो रेडियोज हैं, जो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही कर रहे हैं। तो जितनी भी आपको फ्रीडम मिल रही है, बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी जिसे कहा जाता है, वो आर्टिकल 19 के पार्ट 1 के थ्रू ही मिलती है आपको। अब इसमें आपकी जो फ्रीडम है वो स्पीच तो होती है, बट एक्सप्रेशन की भी होती है। स्पीच और एक्सप्रेशन में दोनों में काफी डिफरेंट है। देखिए अपनी बातों को सिर्फ बोल के एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, किसी साइन के थ्रू भी आप एक्सप्रेस करते हैं, किसी पोस्टर के थ्रू भी आप एक्सप्रेस करते हैं। आप देखते हैं कि कई बार लोग एक पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं और वो अपनी किसी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये फ्रीडम आपके पास होती है कि आप एक्सप्रेशन के थ्रू भी अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, गा के भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे हमारा प्रेस के अंदर होता है। प्रेस के अंदर न्यूज लिखी होती है, बोली नहीं जाती है, तो भी वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ही आती है। तो ये आजादी आपको है, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बट आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। आप देश विरोधी बातें नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी बोलने की आजादी है। आप संविधान को कोस रहे हैं, आप देश के इंस्टीट्यूशंस को कोस रहे हैं, आप हमारे रिच कल्चर को कोस रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक ऑफेंस माना जाएगा अलग अलग एक्ट के तहत। आप नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आपको बोलने की आजादी है, बट एक लिमिट के अंदर आप बोल सकते हैं, एक लिमिटेशन उस पर लगी होगी और उसका ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। और यही हमारी टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के आप जुलूस निकाल सकते हैं। आपको आजादी होती है कि आप विदाउट आर्म्स, ध्यान से सुनिएगा, विदाउट आर्म्स आप असेंबल हो सकते हैं, गैदर हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, आप किसी क्लास के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, अब क्लास में 100 बच्चे हैं, अब वो गैदर हो सकते हैं, वो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बिकॉज वो पीसेबली असेंबल हो रहे हैं। आप क्रिकेट के मैदान में खेलने के लिए जा रहे हैं, आप 30 लोग खेलने के लिए जा रहे हैं, आप असेंबल हो सकते हैं, आप चुपचाप खेलिए, शांति से आप खेल सकते हैं। बट आप ये नहीं कर सकते हैं कि क्रिकेट के मैदान में आप 30 लोग खेलने गए और आप दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप लोगों को अब्यूज कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो गलत है, आप वो नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, पीसेबली असेंबल होने की परमिशन है आपको। अगर आपने किसी भी तरह का कायस किया, किसी भी तरह का आपने कोलाहल मचाया, तो फिर वो एक ऑफेंस माना जाएगा, बिकॉज आप किसी दूसरे की फ्रीडम को वायलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पीसफुली की बात की जा रही है, याद रखिएगा, पीसफुली आप चीजों को कर सकते हैं, विदाउट पीस आप नहीं कर सकते हैं। साफ साफ यहां पर कह दिया गया है, क्योंकि कई बार इस चीज का मिसयूज भी किया जाता है कि कई बार बर्थडे की पार्टी है तो बर्थडे की पार्टी सड़क पे 50 लोग मिलके बना रहे हैं, सड़क को घेर लिया है, रोक लिया है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। ये नहीं कर सकते हैं, आपको असेंबल होने की फ्रीडम है, बट आप असेंबल कैसे हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, विदाउट आर्म्स, आपके पास आर्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो है आपका टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपके पास ये फ्रीडम है कि आप एसोसिएशंस को फॉर्म कर सकते हैं, यूनियंस को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने 5-10 लोगों ने मिलकर अपना ग्रुप बना लिया, उसका नाम रख लिया अपने फ्रेंड्स ग्रुप, आप वो कर सकते हैं। आप सभी ने मिलकर यूनियन बना ली, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे भारत सरकार कुछ यूनियंस को रिकॉग्नाइजेशन देती है, जैसे रेलवे यूनियन होती है, बैंकिंग यूनियन होती है, सरकार इन्हें मान्यता देती है। देखिए आपके पास एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार है, बट रिकॉग्नाइजेशन का अधिकार नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आप 20 दोस्तों ने मिलकर एक एसोसिएशन बना लिया और आपने भारत सरकार को एप्लीकेशन लिख दी कि अब आप इस एसोसिएशन को मान्यता दो। ये नहीं की जा सकती है। आपके पास एसोसिएशन बनाने की, फॉर्म करने की आजादी है, आप वो बना सकते हैं, पर आपके पास रिकॉग्नाइजेशन की आजादी नहीं है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसको और भी गहराई से समझे कि आप एसोसिएशन तो बना सकते हैं किसी पॉजिटिव काम के लिए। आपने एक सोसाइटी बना ली है, एक एसोसिएशन बना लिया है लोगों का, जो कि गरीब बच्चों को खाना बांटते हैं या भले काम करते हैं, वो आप कर सकते हैं। बट आप कोई भी ऐसा एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते जो कि इनलीगल एक्टिविटीज करता है या जो देश विरोधी गतिविधियों के अंदर लिप्त है। ऐसा एसोसिएशन आप नहीं बना सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं। देखिए याद रखिएगा, आर्टिकल 19 आपको भारत के अंदर मूव करने की परमिशन दे रहा है, आउटसाइड इंडिया नहीं देता। आउटसाइड इंडिया की जब हम बात करेंगे वो आर्टिकल
21 के अंदर आता है, राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था मेनका गांधी जी का, केस के बाद ये चीज को डिफाइन कर दिया गया था, आगे बताऊंगा मैं इस बारे में। बट अभी याद रखिए आर्टिकल 90 के अंदर जो फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, वो सिर्फ भारत के अंदर की बात की जा रही है कि आप किसी भी राज्य में घूमने जा सकते हैं, फिरने जा सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं वहां पर जाके, आपको कोई राज्य सरकार ये नहीं बोलेगी कि आप मत आइए, बट रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल ग्राउंड्स क्या हो सकता है? देखिए रीजनेबल ग्राउंड्स हो सकते हैं सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ हो सकता है। जैसे कोविड के टाइम पर कई सारे राज्यों ने किया था कि इस एरिया में आप नहीं आ सकते, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। क्यों किया था? पब्लिक सेफ्टी और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। तो जहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी की बात आएगी, वहां पर एक्सेप्शंस किए जा सकते हैं, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि आप कोई ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो काफी सेंसिटिव जोन है, जो कि मिलिट्री का एरिया, आर्म फोर्सेस का एरिया, आप वहां नहीं जा सकते बिकॉज आपको वहां जाने की परमिशन नहीं है, काफी सेंसिटिव जोन्स है। इसके अलावा भी भारत में कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमारी कुछ ऐसी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को अपने साथ एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे अंडमान निकोबार की बात की जाए, सेंटिनल आइलैंड की बात की जाए, तो वहां पर वो लोग एक्सेप्टेंस नहीं करते कि कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति वहां पर आए। सरकार ने वहां के लिए अलग से रूल्स बना के रखे, अलग से रेगुलेशंस बना के रखते हैं, तो आप वहां पर फ्रीली नहीं जा सकते हैं बिकॉज सरकार ने उसके लिए रूल बनाए हैं। आप ये नहीं कर सकते कि हमें आर्टिकल 19 के थ्रू फ्रीडम मिली है तो हम जा सकते हैं, नहीं, आप ये नहीं कर सकते। वो चीज काफी अलग हो जाती है। आगे हम बात करेंगे टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी राज्य में आप जा सकते हैं, वहां पर सेटल हो सकते हैं, बस सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति बिहार के है तो वो जाके पश्चिम बंगाल में रह सकते हैं, पश्चिम बंगाल का कोई व्यक्ति है तो वो बेंगलुरु में जाके जॉब कर सकता है, वहां पर रह सकता है। कोई भी सरकार आपको मना नहीं करेगी कि आप यहाँ पर मत रहिए, बट स्टिल वही चीज आ जाती है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। कुछ एरियाज हैं जो सेंसिटिव जोन्स हैं, पब्लिक हेल्थ के हिसाब से या नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगाती है और लगा सकती है। अब जैसे कंटोनमेंट एरिया है, वो आर्म फोर्सेस के पर्सन के लिए रहता है, अब नॉर्मल आदमी वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकता, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो सेम चीज बताई जा रही है यहाँ पर कि आप सेटल तो हो सकते हैं, बट स्टिल कुछ यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, सरकार आपको बाध्य नहीं करेगी। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, या गवर्नमेंट आप पे प्रेशर नहीं डालेगी कि सारे युवाओं को सिर्फ पुलिस में भर्ती होना ही पड़ेगा। ये नहीं किया जा सकता। हाँ, बट इसका एक अलग क्लॉज है, याद रखिएगा, जिसमें कहा गया है कि नेशन को जब जरूरत पड़ेगी तो आपको आना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम पे आपको बुलाया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बट स्टिल याद रखिए, आप किसी भी ऑक्यूपेशन को अपना सकते हैं, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, बट ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो कि इनलीगल हो। कोई भी बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो ड्रग सेल करेंगे, ड्रग डीलिंग करेंगे, ये नहीं कर सकते आप। ऐसा बिजनेस कर सकते हैं आप जो कि देश को किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचाए, देश के हित में हो, किसी को हानि ना पहुंचाए, वो बिजनेस आप कर सकते हैं। तो ये 6 तरह की फ्रीडम्स दे के रखी है आर्टिकल 19 में। तो बात करते हैं आर्टिकल 20 की, जो काफी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ फॉर ऑफेंस। ठीक है, अब अपराधी के लिए भी कुछ चीजों के लिए, जो व्यक्ति ने ऑफेंस किया है उनके लिए भी कुछ यहाँ पर फ्रीडम दी गई, कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है उनको भी। अब ये प्रोटेक्शन क्या क्या है? देखिए, 3 तरह के प्रोटेक्शन की बात की गई है, 3 चीजें इसमें कही गई है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं होता है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होते हैं, बाकी हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल 19 हो जाता है। तो हम यहां पर ध्यान रखना है कि 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है, जो कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 20 में 3 तरह के प्रोटेक्शन की बात की गई। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरी बात की गई नो डबल ड्यूपैरिटी, और तीसरी बात की गई है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। चलिए तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की कि ये होता क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति था जिसने कोई अपराध किया है 2012 के अंदर। जब उस व्यक्ति ने ये क्राइम किया था, उस समय पर जो भी काम उसने किया था उसे क्राइम नहीं माना जाता था, उसे क्राइम कमिट ही नहीं किया जाता था, उसे क्राइम माना ही नहीं जाता था। पर 2022 में आके
वो जो काम उस व्यक्ति ने किया था उसे क्राइम मान लिया गया और उस क्राइम के लिए 5 साल की सजा थी। अब ये नहीं किया जा सकता कि उस व्यक्ति ने क्राइम किया था 2012 में और कानून 2022 में बना, तो 2022 में सरकार 2012 में जो क्राइम किया गया था उस क्राइम के लिए उस व्यक्ति को पकड़े और सजा दे दे। ये नहीं कर सकती सरकार। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कानून बनने के बाद 2022 के बाद ही अगर किसी ने वो क्राइम किया है तो ही उसे सजा दी जा सकती है। बेसिकली इसका मतलब यही होता है। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि ऐसा कोई काम जिसके लिए कोई सजा का प्रावधान है ही नहीं, कोई सजा ही नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए सरकार आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। अब आप गार्डन में घूम रहे हैं, गार्डन में घूमने के लिए कोई सजा का प्रावधान है क्या? नहीं है, तो उसके लिए सरकार आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। बाकी मैंने आपको ये चीज बता दी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रोटेक्शन की बात की गई है, वो जो दूसरा प्रोटेक्शन है वो है नो डबल जियो पैरिडी। चलिए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति थे, का नाम था थॉमस। थॉमस जी ने क्या करा? थॉमस जी ने 2012 में कोई क्राइम करा। 2012 में थॉमस ने क्राइम करा तो मार दिया थॉमस ने, मान लेते हैं। इस क्राइम के लिए थॉमस को जो है वो 10 साल की सजा हो गई, 10 साल की सजा हुई और 2022 के अंदर थॉमस जी वापस जेल से बाहर आ गए, छूट के अपने घर आ गए। काफी ज्यादा खुश थे थॉमस जी कि हाँ चलो मैं फाइनली छूट गया हूँ। सरकार वापस से ये नहीं कर सकती कि इसी क्राइम के लिए थॉमस जी को वापस से 10 साल की सजा दे दे कि नहीं आपने क्राइम किया था ना, वापस 10 साल की सजा और 2023 तक फिर से वापस से थॉमस जी को, 2023 तक नहीं 2032 तक थॉमस जी को वापस से जेल में रख दे। ये तो नहीं कर सकती सरकार। तो बेसिकली इसी की बात की जा रही है कि नो डबल जियो पैरिडी। डबल से समझ जाना है कि 2 बार एक ही क्राइम के लिए सजा आपको नहीं दी जा सकती। अगर आप एक बार सजा काट चुके हैं तो वापस से आपको सजा नहीं दी जाएगी। ये इसकी बात की जा रही है। ओके, तीसरी की बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो आता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। कोई भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि अगेन ये हमारे थॉमस जी थे, थॉमस जी ने कोई क्राइम करा, चोरी करी 2012 के अंदर, मान लेते हैं थॉमस जी को पुलिस ने मारा है, पीटा है और मार पीट के इनका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। ये आप नहीं करा सकते हो। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति को आप अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए आप जो है वो मजबूर नहीं कर सकते हो। उसका बेसिस होना चाहिए, आपके पास एविडेंस होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए, गवाह होने चाहिए, तभी वो अपराध सिद्ध होगा। अदरवाइज क्या होगा, मार पीट के किसी भी व्यक्ति के से जो है वो गवाही दिलवा दी जाएगी। इसलिए इस चीज को बनाया गया है। इसका एक दूसरा रीजन भी था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं आपको इस चीज को। मान लीजिए पर्सन ए है ना, जो काफी अमीर है, बहुत पैसा है इनके पास। ये कार से जा रहे थे, कार से इन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट में 4 से 5 लोग मारे गए एक्सीडेंट के अंदर। अब क्या हुआ, पर्सन ए जो थे, इनका एक नौकर था, नौकर जो था वो पर्सन आर थे, काफी गरीब से पर्सन थे, बहुत गरीब पर्सन थे, है ना। अब ये गरीब जो पर्सन थे, तो जो पर्सन ए थे, इन्होंने इनको लालच दिया कि तुम ये जो इल्जाम है ना, तुम जाके कोर्ट में बोल दो कि ये काम मैंने किया है, पुलिस में जाके बोल देना, गुनाह कबूल कर लेना कि ये मैंने किया है, तो मैं तुम्हारे परिवार को बहुत सारा पैसा दे दूंगा। अब इससे क्या होगा, हो सकता है लालच में ये इल्जाम अपने हाथ में ले ले। बट इनकी सिर्फ गवाही से काम नहीं चलेगा, सबूत सारी चीजें भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये चीज है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। वेरियस एग्जामिनेशंस के अंदर कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जिसे सबसे ज्यादा बार इंटरप्रेट किया गया है, जिसकी व्याख्या की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि संविधान को इंटरप्रेट करने का जो अधिकार है, द राइट टू इंटरप्रेट, द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, वो हमारे देश की जुडिशरी है। तो सबसे ज्यादा बार कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू प्राइवेसी है, तो प्राइवेसी किस किस को माना जाएगा, ये कौन बताएगा? ये तो नहीं लिखा है संविधान के अंदर। तो जो एक्सप्लेन करता है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग जजमेंट्स के अंदर करती है। तो आर्टिकल 21 को सबसे ज्यादा बार, याद रखिएगा, इंटरप्रेट किया गया है जुडिशरी के द्वारा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 21 दो चीजों की बात करता है। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और पर्सनल लिबर्टी की भी बात करता है, डिग्निफाइड लाइफ जीने की बात करता है, एक फ्रीडम भी उसके पास होनी चाहिए। देखिए राइट टू लाइफ का क्या मतलब होता है? राइट टू लाइफ का मतलब बेसिकली ये होता है कि हर व्यक्ति के पास जीने का अधिकार है। आप ये नहीं कर सकते कि किसी भी व्यक्ति को आपने बिना किसी रीजन के जेल में डाल दिया या उसको मार दिया। सरकार ये नहीं कर सकती, उसको जीने का अधिकार है। बट जीना क्या सिर्फ मेयरली लाइव होता है कि हम सांस ले रहे हैं, सिर्फ खाना खा रहे हैं, सिर्फ जी रहे हैं, ये जीना नहीं होता है। लाइफ को जीने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, वो होता है डिग्निटी। और ये डिग्निटी मिलती है आपको इस पर्सनल लिबर्टी से। तो इस डिग्निटी को बहुत सारे पॉइंट्स में डिफाइन किया गया है। अदरवाइज क्या होगा, जीते तो जानवर भी है, बट किसी भी इंसान को जीने के लिए एक डिग्निफाइड लाइफ होना जरूरी होता है। इसलिए यू हैव द राइट टू लिव विथ
डिग्निटी, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसी को लेके कई सारे केसेस में डिफाइन किया गया है बेसिकली कि क्या क्या चीजें इस डिग्निटी को आइडेंटिफाई करती है, इस डिग्निटी को डिफाइन करती है। जैसे मैंने पूरी एक लिस्ट यहां पर दी है आपको। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंदर आता है। ये डिग्निटी के लिए जरूरी है कि सरकार किसी भी पर्सन की प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। राइट टू प्राइवेसी आपके पास है। आपका फोन है, वो पूरी दुनिया नहीं देख सकती कि इस फोन के अंदर क्या है, आपकी गैलरी के अंदर क्या है, आपने किससे बात करी, आपके पास किस किस के फोन नंबर सेव है। ये नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए आपकी प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। के बाद जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, है ना, मेनका गांधी केस के अंदर इस चीज को डिफाइन किया गया था कि भारत से बाहर जाने का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 ही आपको देता है। इसके अलावा राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, की किसी भी व्यक्ति को, भले उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, आप पब्लिकली उसको हैंग नहीं कर सकते। पब्लिक हैंगिंग का मतलब होता है कि आप बीच सड़क पे, बीच चौराहे पे ले जाके उसको फांसी नहीं दे सकते, ये नहीं किया जा सकता है उसके साथ। तो ये जो सारी चीजें हैं आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारी के सारे अलग अलग केसेस के अंदर आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया है। इसमें राइट टू प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड राइट टू ट्रेवल अब्रॉड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा राइट आर्टिकल 21 है, जो बात करता है राइट टू लाइफ की, राइट टू लाइफ, और साथ ही साथ इसमें एक डिग्निफाइड लाइफ की बात की गई है। और एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए पर्सनल लिबर्टी होना, पर्सनल फ्रीडम होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। के बाद आर्टिकल 21 के अंदर एक और बात की गई है। देखिए आर्टिकल 21 बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, मतलब किसी व्यक्ति को, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी सरकार जेल में नहीं डाल सकती। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को, फ्रीडम को डिप्राइव नहीं किया जा सकता, सप्रेस नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट, सिर्फ एक चीज से किया जा सकता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कानून का अगर उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया है और कानून ने एक पूरी प्रोसेस बना दी है कि हाँ इस प्रोसेस के द्वारा इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, अगर इसने किसी कानून का उल्लंघन किया है और इस प्रोसेस के द्वारा इसे अरेस्ट किया जा सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए एक पत्रकार साहब थे, पत्रकार साहब ने क्या करा, देश के सरकार के अंदर किसी बहुत बड़े मंत्री जी के खिलाफ टीवी चैनल पे कुछ गलत बोल दिया। अब क्या हुआ, मंत्री जी की पहुंच बहुत अच्छी थी, मंत्री जी ने क्या करा, पुलिस को भेजा और पत्रकार साहब को जेल में भेज दिया। बट ये चीज तो गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? बिकॉज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं बना था कि आप सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, नहीं बना है ना। कानून के द्वारा मतलब क्या समझिएगा, कानून कैसे बनता है हमारे देश में, एक बिल है, बिल पहले मान लीजिए लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से बिल पास होकर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से पास होकर बिल फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा, और प्रेसिडेंट बिल पे सिग्नेचर कर देंगे और वो बन जाएगा बिल, एक्ट, मतलब कानून बन जाएगा। अब ऐसा कोई कानून था ही नहीं, तो जब कानून नहीं था तो इस व्यक्ति को अरेस्ट कैसे कर लिया, तो ये चीज नहीं की जा सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने ऐसा कानून ही बना दिया, सरकार ने कानून बना दिया कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अब यहां तो पूरा प्रोसीजर फॉलो कराए, सरकार ने कानून बनाया, वो बिल लेकर आई सरकार, बिल लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, फिर प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर भी कर दी और वो बिल जो है वो कानून बन गया। अब अगर कानून बन गया तो फिर ये जो पर्सन थे ये तो कभी कोई बोल ही नहीं सकते, देश में किसी व्यक्ति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। सरकार क्या कर देगी, फिर तो जेल में डाल देगी, क्योंकि कानून के द्वारा बना दिया गया है। ये चीज नहीं है। इसी के लिए आर्टिकल 21 में एक और शब्द दिया गया है, वो है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो कानून बना है वो संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए उसको, अदरवाइज ऐसे कानून को नहीं माना जाएगा। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहता हूं मैं कि संविधान जब बनाया गया ना, बहुत सोच समझ के चीजों को उसमें इंक्लूड किया गया, बिकॉज एक भी चीज अगर इधर की उधर हो गई तो उसका मिसयूज किया जा सकता था। इसलिए बेसिकली हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर काम करते हैं कि अगर वो जो प्रोसेस है उसके थ्रू कानून बना भी दिया गया है, कानून सही होना चाहिए, संविधान का वायलेशन नहीं करना चाहिए उस कानून को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन कर दिया उस कानून ने। तो आर्टिकल 21 इसकी भी बात यहां पर करता है। के बाद एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A। देखिए आर्टिकल 21 के बाद आप सोच रहे होंगे सर आर्टिकल 22 क्यों नहीं जोड़ा गया। देखिए आर्टिकल 22 पहले से ही था,
हमने क्या किया, जब भी कोई नई चीज जोड़ी जाती है तो उसमें सब आर्टिकल जोड़ दिए जाते हैं। जैसे आर्टिकल 21 के बाद कौन सा आर्टिकल आ गया, आर्टिकल 21 सब आर्टिकल ए, तो सब आर्टिकल ए सब आर्टिकल बी इस तरीके से जोड़े जाते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि 21 के बाद 22 जोड़ दिया, क्योंकि 22 तो पहले से ही था ना जब संविधान बना था, तो ये चीज की जाती है। अब आर्टिकल 21 ए कई बार पूछा जाता है, इसे जोड़ा गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, और इसे जोड़ा गया है आरटीई के तहत। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार। ये कहता है आर्टिकल 21 ये कहता है कि जो बच्चों का ग्रुप है, 6 से 14 साल के बच्चों का ग्रुप है, उनके पास ये अधिकार होगा कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन ले। मतलब राज्यों की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इन बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करें, और इन बच्चों का 6 से 14 साल के बच्चों का ये अधिकार है। याद रखना, अधिकार किसका है, बच्चों का है कि उनको एजुकेशन मिले। और जिम्मेदारी किसकी हो गई है, ये राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी हो गई है कि ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, एलिमेंट्री एजुकेशन दे, जो कि 6 से 14 साल के बीच के हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसे फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया है। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी ये है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी इस चीज को। 11वीं ड्यूटी जो जोड़ी गई थी, मुझे कमेंट में बताइएगा कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। अब इसका जो आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। कई बार ये कहा गया है। के बाद आता है आर्टिकल 22, बट याद रखिएगा आर्टिकल 21 के बारे में भी मैंने कहा है, आर्टिकल 21 को भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 352 नेशनल इमरजेंसी लगी है देश में, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये जो दो आर्टिकल हैं ये सस्पेंड नहीं होंगे इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बार पूछी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 22 की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देखिए, अरेस्ट का क्या मतलब होता है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को अरेस्ट होने से और डिटेन करने से। किसी व्यक्ति को आप ऐसी अरेस्ट नहीं कर सकते, पुलिस ऐसी अरेस्ट नहीं कर सकती, किसी को भी ऐसे डिटेन नहीं कर सकती। उस व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं। अब डिटेंशन जो है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, और इन दोनों तरीके के डिटेंशन में व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई है, पर्सन के अधिकारों की बात की गई है। सबसे पहले डिटेंशन समझ लीजिए, डिटेंशन का मतलब क्या होता है। डिटेंशन का मतलब होता है कैद में रखना। अब मान लीजिए आप अपने घर में बैठे, आपने कुछ भी नहीं किया है, पुलिस सडनली आती है, आपको पकड़ के ले जाती है, आपको नहीं बताती कि आपने क्या क्राइम किया है, और आपको 15 साल 20 साल जेल में रखती है। क्या ये किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, बिकॉज आपके पास एक अधिकार है जो कि आर्टिकल 22 के अंदर आपको दिया गया है, जो कि आपको इस तरह के जो आर्बिटरी डिटेंशन है, मनमाने तरीके से जो डिटेंशन किया जा रहा है, तो सरकारें कई बार कर सकती हैं। आप हिस्ट्री में देखेंगे तो इमरजेंसी के टाइम पे कई बार ये चीज की गई थी, उसको रोकने के लिए चीज की गई है कि बिना किसी को रीजन बताए, बिना कोई क्राइम किए डिटेन नहीं किया जा सकता। और अगर आप किसी को डिटेन करने जा रहे हैं तो उस डिटेनी के भी अपने कुछ अधिकार हैं। पर सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसमें दो तरह के डिटेंशन की बात की गई है, और इन दोनों तरह के डिटेंशन में जो अधिकार होते हैं डिटेनी के पास, डिटेनी मतलब जिसे डिटेन किया जा रहा है, जिसे कैद में रखने की कोशिश की जा रही है, उसके अधिकारों की बात कही गई है। सबसे पहले डिटेंशन की बात करते हैं। पहला होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। देखिए, प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है। मान लीजिए ये अगेन हमारे थॉमस जी थे, थॉमस जी ने क्या करा, एक घर में चोरी करी, चोरी कर ली। चोरी करने के बाद पुलिस ने इनको पकड़ा, पुलिस इनको मजिस्ट्रेट साहब के पास ले गई, हाई कोर्ट में ले गई, सबऑर्डिनेट कोर्ट में ले गई, और इनको थॉमस जी को 2 साल की सजा हो गई और इनको डिटेन कर लिया। ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। समझ में आ गया? प्यूनिटिव मतलब क्राइम किया है, क्राइम करने के बाद पूरी के पूरी जो है उनकी कार्रवाई चली है, कार्रवाई होने के बाद उनको सजा सुना दी गई है और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया। ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है, किसी काम को करने से रोकना या होने से पहले ही उसे प्रिवेंट कर लेना। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए थॉमस जी हैं, थॉमस जी अपने एरिया के बड़े नामी गुंडे हैं, और इनके ऊपर ये इल्जाम है और इनके ऊपर ये बहुत बड़ा शक है कि थॉमस जी जो है वो देश विरोधी गतिविधियों के अंदर लिप्त हैं, कि कहीं ना कहीं कुछ गलत काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि उस जगह पर चुनाव होने वाले हैं, नेताजी आने वाले हैं, और ये कुछ गलत चीज कर सकते हैं। अब इनको इस गलत चीज करने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, क्राइम करने से पहले ही इन्हें क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर सकती है पुलिस। क्यों करेगी? समझ में आ गया ना, देश विरोधी गतिविधियों के अंदर लिप्त थे, कुछ बड़ी चीज कर सकते थे, तो वो क्राइम करे उससे पहले ही इन्हें डिटेन कर लिया गया, इन्हें पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया, और इसको कहा जाता है प्रिवेंटिव
डिटेंशन, प्रिवेंट करना, क्राइम करने से पहले ही डिटेन कर लिया ताकि क्राइम ना कर सके, प्रिवेंट कर लिया है, ठीक है। अब जो आर्टिकल 22 है वो इन दोनों के अधिकारों की ही बात करता है कि कोई व्यक्ति इस पर प्यूनिटिव डिटेंशन की कार्रवाई की जा रही है या कोई व्यक्ति जिस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई की जा रही है, उसके भी अधिकार क्या है। चलिए दोनों के अधिकारों की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिसके प्यूनिटिव डिटेन किया गया है या प्यूनिटिव डिटेंशन किया जा रहा है। प्यूनिटिव मतलब क्या होता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर बता देता हूं। क्राइम कर लिया है, क्राइम करने के बाद पुलिस घर आएगी, पूछताछ करेगी, जो भी सारी चीजें और सजा हो जाएगी, प्यूनिटिव डिटेंशन है। अब देखिए, ऐसे व्यक्ति के तीन मेजरली अधिकार हैं। पहला अधिकार क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को जब किसी भी पर्सन के घर पे पुलिस आएगी आपको अरेस्ट करने, पुलिस को बताना होगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। आपका अरेस्ट वारंट उनके पास होना चाहिए। अरेस्ट वारंट होगा, उस अरेस्ट वारंट में लिखा होता है कि आपने क्या क्राइम किया है और उस क्राइम के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो आपको इन्फॉर्म करने का अधिकार है। आपका अधिकार है कि पुलिस आती है, आप पूछिए, आप पूछ सकते हैं कि मुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, मुझे रीजन जानना है, बिकॉज ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है। आपको ऐसे नहीं लेके जा सकती है पुलिस कि आप आई है और लेके चली गई बिना कुछ बताए, नहीं। यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म करना ये उनकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। बेसिकली यहां पर बात की जा रही है, आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर देखा होगा कि जब किसी को लेकर जाया जाता है वो पर्सन बोलता है मुझे अपने वकील से बात करनी है। वो वकील क्या है, आप कंसल्ट करने के लिए बात करते हैं उससे। तो ये अधिकार आपके पास होता है कि अगर आपको डिटेन कर लिया गया, आप लीगली एडवाइस ले सकते हैं, आप अपने एडवोकेट से बात कर सकते हैं। आपको मना नहीं किया जा सकता कि नहीं, आपको एडवोकेट नहीं दिया जाएगा, आपको बात नहीं करने दी जाएगी, ये चीज नहीं की जाती है। इसके बाद दूसरा जो मेजर राइट है वो है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। जब से आपको अरेस्ट किया है, ठीक है, आपको जब से अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। मतलब जो जज साहब है उनके पास ले जाना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। याद रखिएगा, अगर नहीं ले जाया जा रहा है तो 24 घंटे के बाद आपको छोड़ना भी पड़ेगा, ये लिखा है आगे। पर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। इसमें छुट्टी का दिन हटा दीजिएगा, वो छुट्टी वाला नहीं आता है। साथ ही साथ इसमें ट्रेवल टाइम काउंट नहीं होता है। अब ट्रेवल टाइम काउंट कैसे नहीं होता है, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश से किसी बहुत बड़े अपराधी को पकड़ा है यूपी की पुलिस ने। अब हो सकता है कि यूपी लाते लाते टाइम हो जाएगा, 12-15 घंटे हो जाएंगे, तो क्या वो 12-15 घंटे भी काउंट किए जाएंगे? तो वो 12-15 घंटे ट्रेवलिंग टाइम काउंट नहीं किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद राइट टू बी रिलीज्ड अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइज। अगर मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज नहीं किया है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट ही नहीं किया, 24 घंटे हो गए, मजिस्ट्रेट ने बोला ही नहीं कि इसको सजा दो नहीं दो, कुछ भी नहीं बोला मजिस्ट्रेट ने, तो पुलिस आपको कस्टडी में नहीं रख सकती है, पुलिस को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये बात यहां पर डायरेक्टली लिख दी गई है कि जब तक आगे के निर्देश ना मिले, निर्देश अगर दिया है वहां पर जज साहब ने कि इन्हें कस्टडी में रखा जाए, 5 दिन की 4 दिन की कस्टडी में रखा जाए, तो रखा जाएगा। बट अगर मजिस्ट्रेट ने कोई भी इस तरह का ऑर्डर नहीं दिया है कि कितने टाइम कस्टडी में रखना है, नहीं रखना है, उस समय पर आपको अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। और जितनी कस्टडी दी है, मान लो कि मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि इसको 2 दिन के कस्टडी में लिया जाए, तो 2 दिन के बाद फिर वो तीसरे दिन नहीं रख सकते, परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे की बात जो है मजिस्ट्रेट साहब बताएंगे, मन से नहीं किया जा सकता है। बेसिकली इसी की बात की गई। अब ये तो थी प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी कुछ अधिकार हैं। जैसे पहला है यहां पर, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसे 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। मतलब किसी व्यक्ति को किसी क्राइम करने से आपने रोक लिया है, उसने वो क्राइम किया नहीं था बट आपको पता था कि वो एक क्राइम कर सकता है, तो उस कंडीशन में आपने उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया है। अभी अरेस्ट का जो ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक आप डिटेन कर सकते हैं, वो 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल केसेस के अंदर। बट 3 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। जब एक एडवाइजरी बोर्ड से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या 3 महीने से ज्यादा इसे रख सकते हैं, तो एडवाइजरी बोर्ड जो भी कंसर्न देगा उसके बाद 3 महीने से ज्यादा हो सकता है। बट नॉर्मल कंडीशन में 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। अब देखिए, मान लीजिए कोई देश विरोधी गतिविधियों के अंदर लिप्त है, कोई आतंकवादी है, तो उसे रखना जरूरी है ना। अब यहां पर जो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। अब जो व्यक्ति है जिसे प्यूनिटिव डिटेंशन के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, मतलब वो क्राइम करने वाला था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे उसके अधिकार है कि वो उससे बताया जाए
कि उसे किस रीजन के कारण अरेस्ट किया गया है, पर ये रीजन हर बार बताना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है, अगर देश की सिक्योरिटी की बात है, तो फिर रीजन नहीं बताया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये जो 3 महीने है ना, इस 3 महीने को 2 महीने कर दिया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, बट ये लागू हुआ नहीं है। ठीक है, अभी भी कितना है, 3 महीने ही है। इसे 2 महीने करने की बात की गई थी, 2 महीने कर भी दिया गया था, बट ये अभी तक हुआ नहीं है। इसके बाद जो व्यक्ति है उसे अपील करने का अधिकार होगा, जिसे डिटेन किया गया उसके पास अपील करने का अधिकार है। वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ऑब्वियसली अपील करने का अधिकार उसे दिया जाता है। तो ये सारे राइट दिए गए हैं आर्टिकल 22 के अंतर्गत। तो ये था हमारा आर्टिकल 22। चलिए अब हम बात करेंगे इसके अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट राइट की बात की जाए तो वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। काफी इंपॉर्टेंट 2 राइट है इसमें, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। इन दोनों राइट्स के बारे में बात करते हैं, और इन राइट्स से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वो नॉर्मली डायरेक्टली ही आपसे पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहले आर्टिकल 23 के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। देखिए यहाँ पर 2 चीजों की बात की गई, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फोर्स्ड लेबर को भी गलत माना गया है, मतलब बंधुआ मजदूरी को भी गलत माना गया है, और साथ ही साथ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स की भी बात की गई है कि किसी भी तरीके से अगर आप इंसानों की खरीद फरोख्त करते हैं, बच्चों को बेचते हैं, बड़ों को बेचते हैं, इंसानों का व्यापार करते हैं, तो ये प्रोहिबिटेड है। ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इसके अंदर आती है, और इसके तहत बहुत सारे कानून बने भी हैं, और एक फंडामेंटल राइट भी है कि किसी भी इंसान को आप खरीद बेच नहीं सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं कि प्रोस्टिट्यूशन के अंदर भी अगर आप धकेल रहे हैं, बच्चों को, महिलाओं को धकेल रहे हैं, ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, तो भी वो इसके अगेंस्ट ही आता है। साथ ही साथ जब हम फोर्स लेबर की बात करते हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है। देखिए बंधुआ मजदूरी एक पुराने समय का एक ट्रेडिशन था, जो कि एविल प्रैक्टिस थी कि अगर किसी इंसान ने या किसी किसान ने कर्जे को नहीं लौटाया तो किसान का बेटा भी काम करता था, फिर बेटे का बेटा भी काम कर रहा है। ये बंधुआ मजदूरी थी। बंधुआ मजदूरी के फॉर्म्स इसमें डिफाइन किए गए हैं। जैसे आप किसी पर्सन से दिन रात काम नहीं करवा सकते हैं, आप किसी पर्सन से दिन रात काम करवा रहे हैं, आप उसको सैलरी नहीं दे रहे, वो भी फोर्स लेबर के अंदर आएगा। आप किसी पर्सन को रोक कर, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उससे काम करवा रहे हैं, मार पिटाई करके काम करवा रहे हैं, ये भी फोर्स लेबर के अंदर ही आता है। तो ये पूरी तरीके से प्रोहिबिट है। याद रखिएगा, बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है एवरी 8 मिनट्स अ चाइल्ड गोस मिसिंग इन इंडिया। हर 8 मिनट में एक बच्चा भारत में मिस किया जाता है, अपहरण हो जाता है उसका, और उसके बाद उन बच्चों को इस तरह के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन है। इसके बाद आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। तो हजार्डियस फैक्ट्रीज होती हैं, ऐसी फैक्ट्रीज जैसे केमिकल फैक्ट्री, फटाका फैक्ट्रीज हो गई हैं, जहां पर बच्चों की जान को खतरा है। उस माहौल में बच्चों का काम करना ठीक नहीं है, तो 14 साल के कम बच्चों को वहां पर काम करने नहीं दिया जाएगा। जैसे फैक्ट्रीज हो गई है, माइंस हो गई है, हजार्डियस वर्क्स के अंदर लिया गया। देखिए हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें जान का खतरा बहुत ज्यादा है। पटाखा फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री, केमिकल सुल रहे हैं, फ्यूम सुल रही है, बच्चों की हेल्थ पे असर पड़ेगा, तो इसे पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया आर्टिकल 24 के द्वारा। इसके बाद रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें पहला आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल है, और ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसी की बात करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 में बेसिकली 4 चीजें आपको दे के रखी है। फ्रीडम ऑफ कंसाइज के बारे में बात करता है, ये फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस के बारे में बात करता है, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन की बात करता है। देखिए आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपके कंसेंस के अंदर आप किसी भी धर्म को मानिए, आप किसी भी धर्म को जो है उनकी बातों को आप कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। आप जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं आप उन प्रैक्टिस को कर सकते हैं, आप अपने फेस्टिवल्स मना सकते हैं, आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, आप त्योहार मना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, आपको सरकार मना नहीं करेगी। इसके बाद आपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हैं, धर्म से संबंधित बातें आप कर सकते हैं, फैला सकते हैं, बट आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए। प्रोपगेशन का मतलब ये नहीं होता कि फोर्सफुली आप कन्वर्जन करवा रहे हैं, ये नहीं किया जा सकता है। आप धार्मिक बातें कर सकते हैं, अपने धर्म की अच्छी बातों को बता सकते हैं, फैला सकते हैं, आपके धर्म में क्या है उन चीजों को आप बता सकते हैं, बट किसी को फोर्स नहीं कर सकते धर्म को अपनाने के लिए। तो ये आर्टिकल 25 बेसिकली इन 4 चीजों की बात करता है। इसमें और चीजें दे के रखी है कि हम देखेंगे सिख धर्म के अंदर जो कृपाण धारण करने का अधिकार है वो आर्टिकल 25 के तहत ही दिया गया
है, ये पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आर्टिकल 25 को जब आप बहुत डीपली पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है हिंदू। हिंदू वर्ड्स के अंदर ये कहा गया है कि जो हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं उनका उपयोग किया जा सकता है हिंदू कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए। तो जो हिंदू वर्ड यूज किया गया है उसके अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी आएगी वो भी एक बार नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये पूछा जा चुका है। इसमें सिख आते हैं, जैन और बुद्धिस्ट, ये सारे रिलीजन इसके अंदर आएंगे। हिंदू शैल बी कंस्ट्रक्ट इन इंक्लूडिंग अ रेफरेंसेस टू पर्सन प्रोफेशन द सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड रिलीजन। अब क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? क्या सरकार किसी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है? क्या सरकार किसी को किसी धर्म को मानने से रोक सकती है? इसका जवाब है नहीं। बट हाँ, यहां पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की ग्राउंड है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ एक ग्राउंड है। जैसे हमने देखा कि दिवाली के टाइम पे सरकार जो है वो पटाखे बैन कर देती है, ग्रीन क्रैकर्स की बात की जाती है, वो किसका हवाला देती है? वो हवाला देती है पब्लिक हेल्थ का, कि अगर ये नहीं किया तो पब्लिक हेल्थ यहाँ पर खराब हो जाएगी, पब्लिक के ऊपर असर पड़ेगा। कई बार होता है कि इसमें भी सरकार जो है वो एक्सेप्शंस लगाती है, सरकार इसके अंदर भी करती है, बट वो डायरेक्टली नहीं होते हैं, वो पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड्स के ऊपर किया जा सकता है। जैसे पब्लिक हेल्थ है, नेशनल सिक्योरिटी है, इन ग्राउंड्स के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जितने भी धर्म के लोग हैं वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। इसमें मेजरली 4 बातें कही गई हैं। पहला है फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। हर धर्म को ये आजादी है कि वो इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए बने हैं। इसके अलावा जो भी वो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं उन इंस्टीट्यूशंस के अफेयर्स को वो खुद मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा रिलीजियन के रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हैं, किसी धर्म से संबंधित जो भी मामले हैं, उन मामलों के ऊपर वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, तो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। उनका धर्म है, अपने धार्मिक मामलों के ऊपर, अपनी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर वो सरकार पे डिपेंड नहीं रहेंगे, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। उनके जो भी अफेयर्स है, जो भी मैटर्स हैं, उसके ऊपर वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसके बाद टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि अगर कोई ऐसा रिलीजिबल या चैरिटेबल ट्रस्ट है उस जमीन को एक्वायर कर सकता है। जमीन किसी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल है, वो मूव नहीं कर सकती। मूवेबल प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकते हैं, जैसे कार को परचेस कर लिया, कार मूव कर सकती है, तो इन प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकते हैं और इन प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है, इन प्रॉपर्टी को जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है वो कानून के दायरे में होना चाहिए। लिखा है यहाँ पर अकॉर्डिंग विद द लॉ, कानून के दायरे में रहकर आप इस तरह की प्रॉपर्टीज को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। आगे बात करेंगे आर्टिकल 27। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब देश की सरकार या राज्य की सरकारें किसी व्यक्ति पर फोर्स नहीं कर सकती है कि वो धार्मिक आधार पे टैक्सेशन दे, कि धर्म को लेकर कोई टैक्स दे। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार जो टैक्स का पैसा है, जो सरकार को टैक्स से मिला है, उस पैसे को सरकार किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन पे खर्चा नहीं कर सकती। पहली बात, किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है किसी धर्म विशेष के लिए टैक्स देने के लिए। दूसरा यह है कि सरकार के पास जो टैक्सेशन के थ्रू पैसा आ रहा है, जो सरकार के पास पैसा है, वो पैसा कहां से आता है? वो टैक्सेशन के थ्रू ही आता है, वो लोगों का ही पैसा है। तो इस पैसे को सरकार जो है वो किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रमोशन के लिए खर्चा नहीं कर सकती है। ये आर्टिकल 27 बात करता है, स्टेट्स को रोकता है ये, और इसलिए भी रोकता है कि धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल से। आगे आर्टिकल 28 की बात करेंगे। आर्टिकल 28 बेसिकली बात करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की, कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर विद्या दी जा रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, क्या वहां पर धर्म से संबंधित इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं? और अगर दिए जा सकते हैं तो कहां कहां दिए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आता है होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि पूरे सरकार की संपत्ति से ही मेंटेन हो रहे, सरकार के पैसे से मेंटेन हो रहे, जैसे सरकारी स्कूल्स हो गए, सरकारी कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां पर किसी भी तरीके के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हो, किसी भी धर्म का हो, सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेजों में किसी भी तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। ये साफ साफ लिखा है। दूसरे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट्स और एस्टैब्लिश अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट। देखिए, एडमिनिस्ट्रेट तो इन्हें राज्य ही कर रहा है, बट किसी ट्रस्ट ने इन्हें बनाया। जैसे मदरसास की बात कर ली जाए,
तो किसी ट्रस्ट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, भले ही इन्हें एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इनका रखरखाव भी करती है, देखती भी है। यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। इसके बाद दो तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक होते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट्स, जिनको शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है, या जिनको एड मिल रहा है किसी भी तरीके का स्टेट फंड से, सरकार इन्हें सहायता दे रही है। यहाँ पर भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, बट ये कंसर्न पे रहेगा, ये एक प्राइवेट मैटर होगा उन बच्चों का जो यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और अगर बच्चा माइनर है तो पेरेंट्स का कंसर्ट लिया जाना जरूरी है कि पेरेंट्स का इस पे क्या मानना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सिर्फ सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं, जो एंडोवमेंट इंटरेस्ट है उनमें दिए जा सकते हैं, और जिनको रिकॉग्नाइज किया है सरकारों ने या स्टेट फंड से इन्हें पैसा मिल रहा है यहां पर भी दिए जा सकते हैं, बट किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे ही। तो ये यहां पर कहा गया है। आगे आर्टिकल 29 और 30 जो कि आते हैं हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। देखिए माइनॉरिटीज की यहाँ पर बात की गई है। हमारे देश में आप संविधान में देखेंगे, संविधान में माइनॉरिटीज को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। माइनॉरिटीज को संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। आप देखिएगा माइनॉरिटीज को स्पेसिफिक देख नहीं रखा है। कई बार राज्यों के अंदर लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर माइनॉरिटीज को देखा जाता है या माइनॉरिटीज को डिफाइन कर दिया जाता है कि किसी राज्य में अगर हिंदी भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या काफी कम है, तो वो वहां पर माइनॉरिटीज हो सकते। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी तय किया गया है कई बार। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। अब यहाँ पर बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, याद रखिए भले ही यहाँ पर माइनॉरिटीज की बात की गई है, बट ये बहुत बड़ी बात है कि माइनॉरिटीज की बात होने के बावजूद भी क्या लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। मैं बता चुका हूं माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया गया है। लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर भी कई बार माइनॉरिटीज होती हैं, बट जब आप इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर सीधी सीधी बात की जाती है एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन। भले ही यहाँ पर माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, बट ये राइट सारे ही सेक्शंस का है कि सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस है रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, वो देश के किसी भी हिस्से में रहे, उनको ये अधिकार है कि उनका जो लैंग्वेज है, उनकी जो स्क्रिप्ट है, उनका जो कल्चर है, उन्हें वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप देखें कि हमारे साउथ इंडियन स्कूल्स होते हैं, गुजराती स्कूल्स होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई स्टेट है जो कि पूरी तरीके से गुजराती भाषी राज्य है, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, वहां पर तमिल स्कूल्स आपको मिलेंगे, वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने कल्चर को फैला सकते हैं। ये राइट है उनका, ये अधिकार है, तो ये याद रखना है आपको। के बाद आर्टिकल 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। जो लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर हमारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकती हैं। ये देखा है आपने कि साउथ इंडियन एसोसिएशंस के स्कूल्स होते हैं, गुजराती एसोसिएशंस के स्कूल्स होते हैं, वो एस्टैब्लिश कर सकती है। बट याद रखिएगा कि बच्चों की भर्ती में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। किसी बच्चों का एडमिशन लेना है तो ये नहीं कर सकते कि सिर्फ आप अगर इस कम्युनिटी के हैं तो ही एडमिशन ले सकते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जा सकते हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स थे। इसके बाद आर्टिकल 30 के बाद आर्टिकल 32 क्यों आ गया? कि आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे हमने हटा दिया। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट है और हमारा लास्ट टॉपिक भी है, वो है हमारा रिट्स का। देखिए आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये कहा जाता है कि इस आर्टिकल के बिना जो सारे आर्टिकल है वो व्यर्थ हो जाएंगे। आपको कितनी भी फ्रीडम दे दी जाए, बट अगर आपकी फ्रीडम का वायलेशन होता है, आपको कितने भी अधिकार दे दिए जाएं, अगर आपके अधिकारों का वायलेशन होता है और आप उस वायलेशन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है पर आप कुछ नहीं कर सकते, तो अधिकार किसी काम के ही नहीं रह जाते। क्योंकि हनन होने पर कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए, कोई ऐसा अधिकार होना चाहिए कि आप देश की जुडिशरी बॉडी के पास डायरेक्टली जा सके और इसके अगेंस्ट अपील कर सकें। और यही बात आर्टिकल 32 करता है। इसीलिए हमारे देश के जो संविधान के निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न मनु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है आर्टिकल 32 के लिए, एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी। ये संविधान कुछ भी नहीं है इस आर्टिकल के बिना। I could not refer to any other article except this one, Article 32. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it. मतलब ये आर्टिकल संविधान की आत्मा है और संविधान की
कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा इस आर्टिकल को कहा है और संविधान का दिल भी इसी आर्टिकल को कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। बहुत बड़ी बात बोल दी कि इस आर्टिकल के बिना संविधान है ही नहीं, नलिटी की बात कर दी कि संविधान हो ही नहीं सकता है। तो ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आर्टिकल बेसिकली बात करता है रिट्स की। रिट्स का मतलब होता है आदेश, कि अगर किसी व्यक्ति के इन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो इन राइट्स के वायलेशन होने पर हमारे देश की जो एपेक्स जुडिशियल बॉडीज हैं, सबसे पहले जो सबसे एपेक्स है, टॉप मोस्ट, वो हमारी क्या है? वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट्स इशू करने का अधिकार है वो आर्टिकल 32 के अंदर आता है। उसी तरीके से जो स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट्स होते हैं उनका भी रिट इशू करने का अधिकार आर्टिकल 226 के अंदर आता है। बट अभी हम जो आर्टिकल 32 के अंदर पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिट इशू करने के अधिकार के बारे में। और ये रिट होती क्या है? देखिए, रिट्स का मतलब होता है आदेश, ठीक है। आदेश मतलब अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो देश की सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी आदेश जारी करती है, एक्शंस लेती है तत्काल। अब लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है कि रिट्स कितने तरह की होती है, तो 5 तरह की रिट्स होती है। पहली है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कर्शरी और क्यू वारंटो। तो ये 5 तरह की रिट्स होती है। इन पांचों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। हालांकि क्वेश्चन जो है वो कई बार डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, बट हम इन पांचों रिट्स को काफी अच्छे से और डिटेल में जानते हैं कि ये रिट्स बेसिकली कह क्या रही हैं। सबसे पहले रिट्स है वो है आपका हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है और इसका सीधा सीधा मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। देखिए, अभी होती क्यों है? इस रिट को बनाया गया है अनलॉफुल डिटेंशन को रोकने के लिए। अनलॉफुल डिटेंशन का क्या मतलब होता है? अनलॉफुल डिटेंशन मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई क्राइम किया ही नहीं था, क्राइम ना करने के बावजूद भी उसे डिटेन कर लिया गया है, या तो पुलिस ने किया है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी के भी द्वारा अगर उसे डिटेन कर लिया गया है तो ये रिट इशू की जा सकती है। अब याद रखिए, इस रिट को इशू कब किया जाता है? एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति था, ठीक है। इस व्यक्ति ने कोई भी क्राइम किया ही नहीं। एक दिन पुलिस इनके आती है और इस व्यक्ति को डिटेन कर लेती है और पिछले 15 दिनों से व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है। हमने देखा था कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है, ये भी नहीं किया गया, ना इस व्यक्ति को इन्फॉर्म किया गया, बट इसे डिटेन कर लिया गया है, कोई रीजन नहीं बता रहा है। तो ऐसे केस के अंदर तो हमारे देश की जुडिशियल बॉडी है वो हेबियस कॉर्पस की जो रिट है उसका आदेश जारी करती है। अब इस रिट में होता क्या है? देखिए, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो या तो जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है वो खुद, या उसके पेरेंट्स, माता पिता, या उसकी वाइफ, या उसका भाई, या उसको जानने वाला, उसको कोई भी फ्रेंड, इसके लिए अपील कर सकता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और हाई कोर्ट के अंदर भी की जा सकती है अपील। इसके अलावा द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू दिस रिट अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज। मतलब जब अपील आप करेंगे तो जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करी तो सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट में अपील करी तो हाई कोर्ट जो है वो एक रिट इशू करेगी, एक आदेश इशू कर सकती है। किसके अगेंस्ट? पब्लिक अथॉरिटी, मतलब पुलिस इसके अंदर आ जाएगी, गवर्नमेंट इसके अंदर आ जाएगी, और प्राइवेट अथॉरिटी भी आ जाएगी। मतलब आप ऐसे भी किसी पर्सन को कैद करके नहीं रख सकते, प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट भी हेबियस कॉर्पस को इशू किया जाता है, ठीक है। अब हेबियस कॉर्पस किन किन केसेस में इशू नहीं की जा सकती है? पहले डिटेंशन अगर लॉफुल है, मतलब किसी व्यक्ति को सजा हो गई है 5 साल की, अब उस टाइम पे आप ये रिट इशू नहीं करवा सकते, आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते कि इस व्यक्ति को अनलॉफुल डिटेन किया है, इसमें नहीं की जा सकती है। इसके अलावा व्हेन द प्रोसीडिंग इज द फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और उस पर प्रोसीडिंग्स चल रही है, उस पर भी, उस समय पर भी ये रिट इशू नहीं की जा सकती है। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बिहार में डिटेन किया गया है और उसके घर वाले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आके हिबियस कॉर्पस की जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो इस एक साइन पर जो एमपी हाई कोर्ट है वो हिबियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं कर सकता, बिकॉज ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, उसके लिए बिहार में जाना पड़ेगा। तो ये चीज यहां पर लिखी गई है। के बाद जो दूसरी रिट है वो है मैंडेमस। मैंडेमस का बेसिकली मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, द लिटरली मीनिंग ऑफ दिस रिट इज वी कमांड, हम आदेश देते हैं। This writ is used by the court to order the public official who has failed to perform his duty. इस रिट में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे देश की जुडिशरी है, जो हमारे देश की कोर्ट है, वो पब्लिक ऑफिशियल्स को, मतलब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, उन्हें आदेश देती है, उन्हें कमांड करती है कि वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह करें।
अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग ने काफी 65 साल 70 साल इनकी उम्र है, जीवन भर इन्होंने काम करा और काम करने के बाद इन्होंने 15 लाख रुपए इकट्ठे करे। अब उस 15 लाख से एक बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस करना ये कौन से आर्टिकल 19 के अंदर ही आ रहा है, राइट टू प्रोफेशन है उनका, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। बट ये जो अधिकारी है ये उन्हें लाइसेंस नहीं दे रहा है, उनके सारे कागज कंप्लीट हैं, सारी चीजें उनके पास है, पर किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से ये उन्हें कागज इशू नहीं कर रहे, ये उन्हें लाइसेंस नहीं दे रहे। तो ऐसे केस में जो बुजुर्ग हैं वो जा सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट फिर इनको कमांड करेगा कि हम तुम्हें कमांड देते हैं कि तुम अपनी आज्ञा का या तुम अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। याद रखिएगा, जब मैं सुप्रीम कोर्ट के रिट्स की बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ही इशू की जा सकती है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर ही इशू की जा सकती है। बट हाई कोर्ट का पावर रिट्स में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या लीगल राइट्स के वायलेशन के ऊपर भी। तो ये बात याद रखिएगा। बट हालांकि जो ज्यूरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा बड़ा है। तो ये हमारे रिट है, एंड बस इसके आगे कुछ और पॉइंट्स हैं। किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती? प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है वो काम नहीं कर रही है तो उसके अगेंस्ट आप इशू नहीं कर सकते। इसके अलावा डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के, डिपार्टमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, मान लीजिए कि वही केस था, बुजुर्ग के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे पर डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन आया है कि अगले आने वाले 6 महीने तक किसी को लाइसेंस इशू करना ही नहीं है। अब वो डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन है, तो ऐसे केस में फिर ये रिट इशू नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नर्स के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती है कि प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है, इनके अगेंस्ट रिट इशू नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इनके अगेंस्ट भी यहां पर नहीं की जा सकती है ये रिट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, हालांकि यहां पर हाई कोर्ट लिखा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है? This writ is issued by the higher jurisdiction body to lower authorities in order to restrict their use of power because they have extended their jurisdiction to act. This writ also ensures that any government official does not act unfairly. This writ can only be used against the judicial body and quasi-judicial body. This writ can be issued against a private individual, cannot be issued against a private individual, legislative body or administrative authority. देखिए बेसिकली क्या है, प्रोहिबिशन का बेसिकली मतलब ये होता है ये रिट हायर जुडिशियल बॉडी इशू करती है लोअर जुडिशियल बॉडी के लिए उनके पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। बेसिकली क्या है, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए हाई कोर्ट में एक केस आया है, अब वो कुछ केस ऐसा है जिसको लेकर हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है, नहीं की जा सकती है। अब उस केस के लिए प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के पास ही हो सकती है, हायर कोर्ट उस पर प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है, हायर कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। मान लीजिए संविधान से रिलेटेड कोई मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे हाई कोर्ट को प्रोसीडिंग नहीं करनी चाहिए, और ऐसे केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है इस रिट को इशू कर सकता है कि आप इस पे सुनवाई ना करें। तो मेजरली ये रिट कुछ इसी तरह की होती है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें और अलग अलग होती हैं, हम इसको कभी डिटेल के अंदर भी समझेंगे जब आप क्लासेस में आएंगे। बट अभी हम बात करें तो इसके बाद जो दूसरी रीज है वो आती है आपकी कर्शुररी। कर्शुररी के अंदर बेसिकली क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है कि कर्शुररी में आदेश दे दिया गया है। मान लो एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाई कोर्ट में कोई केस था, हाई कोर्ट के पास पावर नहीं था उस केस के ऊपर ज्यूरिडिक्शन देने का, उस केस के ऊपर फैसला देने का, पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। अब ये बात जब सुप्रीम कोर्ट को पता लगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो इस फैसले को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, इस रिट को इशू करके कि ये फैसला नहीं माना जाएगा, और उस केस को अपने पास बुला लेती है। और यही कर्शुररी की रिट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले क्या हो रहा था प्रोहिबिशन में फैसला नहीं आया था, सिर्फ जो है हम कह सकते हैं कि प्रोसीडिंग्स चल रही थी। यहां पर ये होता है कि फैसला कर दिया, डिसीजन ले लिया लोअर कोर्ट ने, और डिसीजन लेने के बाद उस फैसले को पलट भी दिया जाता है, फैसले को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, और केस को ट्रांसफर भी कर लिया जाता है हायर अथॉरिटी के पास। और इसी की बात यहां पर की जा रही है। देखिए यहां पर लिखा है दिस रिट इज इशू व्हेन जजमेंट इज ऑलरेडी गिवन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जजमेंट ऑलरेडी दे दिया गया हो। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और पॉइंट था, हायर कोर्ट कैन ट्रांसफर द केसेस फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स, की जो बड़े हाई कोर्ट्स होते हैं, हायर कोर्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम सिर्फ हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो हायर कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट के ऊपर क्या है सुप्रीम कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर क्या है हाई कोर्ट है, तो इस तरह के जो कोर्ट्स होते हैं इनमें केसेस को ट्रांसफर भी कर लिया
जाता है। याद रखिएगा, द कर्सरी कैन बी इशू अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑल्सो, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इस रिट को इशू किया जा सकता है। इसके बाद जो लास्ट रिट आती है वो आती है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है अधिकार पृच्छ, हिंदी में कहा जाता है कि किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी। इसे भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए कि ये जो पर्सन जो है ये काफी लंबे समय से 8 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। बट होता क्या है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये, बट एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी एग्जाम को क्लियर करके, इन्होंने किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं किया, किसी भी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, और ये एक आईएएस बन के बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन डालेंगे, और इस एप्लीकेशन में जब कोर्ट एक रिट इशू करते हैं क्यू वारंट की, उसमें पूछा जाएगा कि आपने इस पोस्ट को किस अधिकार से होल्ड किया हुआ है, बाय व्हाट अथॉरिटी। बिकॉज यहाँ तो आर्टिकल 16 का वायलेशन हो गया ना, उनके पास पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। तो याद रखिएगा कि इस तरह के रिट्स को इशू तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति एक ऐसी पोस्ट के ऊपर बैठा है, गवर्नमेंट पोस्ट, याद रखना पब्लिक पोस्ट है सरकार, यहाँ पर प्राइवेट पोस्ट नहीं आती है, एक ऐसी पब्लिक पोस्ट के ऊपर बैठा है जिसे होल्ड करने का उसे हक नहीं है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी मैं समझा देता हूं। मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई जज है। अब हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 ईयर्स है, पर उनकी एज 65 ईयर्स भी हो गई है, तब भी वो अभी तक हाई कोर्ट के जज के पद पर ही विराजमान है। ऐसे केस के अंदर भी इस रिट को इशू किया जाएगा कि आपको इस पद पर बैठने की अथॉरिटी अब नहीं रही है। तो ये जो रिट है इसे कहा जाता है क्यू वारंटो। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 33 की। आर्टिकल 33 बेसिकली बात करता है कि पार्लियामेंट कोई अथॉरिटी होती है कि जो लोग आर्म फोर्सेस के अंदर काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री के अंदर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर है, या सिमिलर फोर्सेस के अंदर है, पुलिस फोर्स के अंदर भी है, उन लोगों के जो राइट्स हैं उन्हें लिमिट किया जा सकता है। ये अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है, और ये जरूरी भी है बिकॉज कई बार ऐसे जोन्स में काम करना पड़ता है, ऐसे सिचुएशंस में काम करना पड़ता है जहां पर कुछ अधिकारों को लिमिट करना जरूरी हो जाता है। इसके बाद आर्टिकल 34 बात करता है मार्शल लॉ की। अब मार्शल लॉ क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जब किसी एरिया की सरकार, किसी स्टेट की सरकार उस एरिया को कंट्रोल करने में नाकामयाब हो जाती है, वहां की पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है। ऐसी सिचुएशन में आर्म फोर्सेस को, मिलिट्री को बुलाया जाता है उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए, और यहां पर मिलिट्री के जो पावर हैं वो बढ़ जाते हैं। मार्शल लॉ में आर्म फोर्सेस के पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आर्टिकल 34 उसी की बात करता है। देखिए इसको डिटेल में मत पढ़िएगा बिकॉज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। जो काम की चीजें थी वो हमने काफी डिटेल में यहाँ पर पढ़ ली है। तो ये सारी चीजें थी। अब एक लास्ट पॉइंट है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, हमारे संविधान में दिए गए, उसमें से कई राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास ही हैं, और कई राइट्स ऐसे हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स के पास भी हैं। जैसे इंडियन सिटीजन्स के पास कौन कौन से राइट्स हैं? सारे राइट्स होते हैं, बट ये राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के पास होंगे, ये किसी फॉरेनर के पास नहीं होंगे। मतलब अमेरिका से कोई पर्सन अगर भारत में आया है तो उसके पास ये अधिकार नहीं हो सकते। बाकी कुछ राइट्स हम उसको दे देंगे हमारे देश में आने पर ये अधिकार नहीं है। जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इसके अलावा यहाँ पर सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स ऐसे अधिकार जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के पास, दोनों के पास होंगे, वो है आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि पूछी जा सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स को हमने काफी डिटेल में पढ़ा है कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और ये क्यों जरूरी है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपसे मिलता हूं। आप सभी प्रिपरेशन करते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।